अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हर अक्स कामिल बाशमा हाजिर खिदमत है, जिसे लिखा है अनुषा मलिक ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अपनी हैवी बाइक के साथ खड़ा वो कंधे पर लटके काले बैग से कैमरा निकालकर उसका लेंस सेट कर रहा था। काली जीन्स पर स्ट्रेच चेक शर्ट पहने, आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, पैरों में सफेद स्नीकर्स पहने, एक पांव पीछे मोड़कर बाइक पर रखे, दूसरा सीधा किए वो इन्हें मार्क से कैमरे का एंगल सेट कर रहा था। 5 फुट 8 इंच का कद, कसरती जिस्म, गंदमी रंगत, चेहरे पर हुमावक छाई मुस्कुराहट, आंखों में मचलती शोखी और अक्सरों बेशतर माथे पर बिखरे बाल जो आखिर से थोड़े से बल खाते थे। वो कोई रोमानवी कहानियों का शहजादा ही था जो अपनी शोखो शरारती आंखों और मुस्कुराहट से अगले को तस्कीर कर लेता था। यूनिवर्सिटी में लड़कियां अच्छे खासे सुर्खो सफेद रंगत और अच्छी खासी कदो कामत वाले लड़कों को परे डालकर इस गंदमी रंगत वाले शहजादी की शोखियों और शरारतों ही की तो दीवानी थी। लेकिन वो इस सबसे बेनियाज बस अपनी जिंदगी में मगन रहने वाला लड़का था। उसे मोहब्बत ही तो बस खुद से जुड़े रिश्तों से, उसे प्यार था तो बस अपने कैमरे से, और इश्क था तो बस इस कैमरे में महफूज अक्स से। हाँ, शिफान अहमद बस एक ही तो काम दिल से करता था और वो था व्लॉगिंग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। उसने अभी कैमरा ऑन करके बोलना शुरू ही किया था कि पास से आवाज आई, अबे वो चाइना के शाम अदरीस। शिफान ने घूरकर अपने दोस्त को देखा जो अब दांत निकाल रहा था। इस सस्ते शाहवे जाफरी को इग्नोर करें प्लीज। उसने भी उसकी चिट्टी गोरी रंगत पर चोट करते हिसाब चुकता किया। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी वो बोल ही रहा था कि फिर से आवाज आई, लोए लैलिन तो पतीसा, सुखियां रोटियां तो पतीसा। उसने अब की बार हाथ का इस्तेमाल किया और एक जोरदार धुमुका अहल की कमर में जड़ा तो वो कराह कर रह गया। अब तू बोल बीच में बेटा, तुझे ही बेच दूंगा, वैसे तेरा तो पतीसा भी नहीं मिलना। दोस्त का मजाक उड़ाते हुए कहा, जिसका उस पर कोई असर ना हुआ। तो गाइस, मैं कह रहा था कि पिछली बार हमने चुनाव रोड की सैर की थी और इससे पहले फोर्ट मनरू की, लेकिन आज मैं आपको अपना मुल्तान शहर औलिया दिखाऊंगा और यहाँ का स्ट्रीट फूड खाएंगे। आज आप वो जगहें देखेंगे जिनके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा। मुल्तान से बाहर वालों तैयार हो। फिर वो बड़े स्टाइल से व्लॉगिंग कर रहा था, इस काम में अब वो माहिर हो चुका था। चलिए फिर मैं आपको अपने प्यारे मुल्तान की सैर कराता हूँ। सो लेट्स सी सम अमेजिंग व्यूज। कैमरा एक एंगल पर सेट करके वो अपनी हैवी बाइक पर सवार हुआ। अहल ने अपनी बाइक संभाली और दोनों की हैवी बाइक्स धुआं उड़ाती अपने सफर पर निकल पड़ी। तुम्हारी नजरें क्यों सुबह से दरवाजे का तवाफ कर रही हैं? शहनाज बेगम जो तख्त पर बैठी चावल चुन रही थी, अपने पास बैठी अपनी भांजी से पूछने लगी, जिसकी नजरें कभी दरवाजे की तरफ उठ रही थी तो कभी लाउंज में लगी वॉल क्लॉक की तरफ। आज सुबह मेरा पार्सल आना था ना आनी, उसी का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया, शाम होने को है। उदासी से मुंह फुलाए बताया, आ जाएगा, इन कामों में थोड़ी देर सवेर हो ही जाती है। शहनाज बेगम ने आराम से समझाया तो वो उनके साथ चावल चुनने लगी। लॉन के सादा से सूट में दुपट्टा पीछे से गले में डाले, कंधों से थोड़ा नीचे आते स्याह बालों का मुड़ा तोड़ा सा जूड़ा बनाए, साफ रंगत वाली मन्नू ना जाने क्यों सादगी में भी प्यारी लगती थी। शायद ये उसके बाएं गाल पर पड़ने वाला डिंपल और उसकी वो अधखुली आंखें थी जिन्हें शायर ने अपनी गजल में बयान किया था। उसकी यही आंखें तो गजब ढाती थी। तकरीबन 5-6 मिनट बाद ही सलीम चाचा छोटा सा पार्सल लिए लाउंज के दरवाजे तक आए। नाम रऊफ की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वो एक ही जस्त में तख्त से उतरती जूती पहने बगैर उन तक पहुंची। हाय अल्लाह जी चाचा, आप इस वक्त कोई फरिश्ता लगे हैं कसम से। उनसे पार्सल लेकर वापस लाउंज के सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गई और जल्दी से पार्सल की पैकिंग का तिया पांचा किया। शापर और कागज टेबल पर बिखर गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका इश्क उसके हाथ में था। मेरा फेवरेट 3 नॉवल, शुक्र है अल्लाह का तुम आ गए। नॉवल की किताब को सीने से लगाए उसकी खुशी दीदनी थी। हाँ, नॉवल ही उसका इश्क थे। मेरी हसरत ही रह जाएगी कि मेरी बेटी कभी अपने कोर्स की किताबों पर भी यूं नजरें करम फरमा दे। किचन से निकलती महनाज बेगम ने अपनी बेटी का जुनून देखकर नफी में सर हिलाया। मम्मा पढ़ती तो हूँ। मनाम के मुंह बसोर कर कहने पर महनाज बेगम ने तंजिया हंसकर उसका मजाक उड़ाया। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ती है मेरी बेटी, सारा दिन पढ़ती है, इतना कि उसे और किसी चीज का होश ही नहीं रहता। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ नावल पढ़ती है। महनाज बेगम कहती कमरे की तरफ बढ़ गई तो वो भी छलांग लगाकर सोफे से उतरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब कमरे से आवाज आई, निकम्मी औलाद, ये गंद उठाकर जाना यहाँ से, मैं मुलाजमा नहीं हूँ तुम्हारी। महनाज बेगम शायद जानती थी कि वो यूं उठकर चली जाएगी, इसलिए खुफकी से बोली। अच्छा। बेदिली से टेबल से कागज और शापर उठाकर कूड़ेदान में डाले और नॉवल को सीने से लगाए कमरे में आ गई। अल्लाह की कसम आज तू खत्म है।
नॉवल को देखकर कहती वो खुद ही हंस पड़ी और उसे खोलकर सोफे पर दराज हो गई। असर का वक्त था और वो दोनों अपनी बाइक से एक तरफ खड़ी करके किले के आसपास घूम रहे थे। ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार था। यहाँ अक्सर बेशतर लोगों का काफी रश रहता था। एक तरफ लंगर देने और लेने वालों का रश था। कई लोग फैमिलियों के साथ भी मज़ार देखने आते थे। आहल हाथ में कैमरा पकड़े मज़ार के आसपास घूमकर खूबसूरत मनाजिर कैद कर रहा था। किले की पिछली तरफ एक वसी सहन था जहाँ कई कबूतर इधर उधर बिखरे थे। शिफान ने मुट्ठी भरकर बाजरा फेंका तो कबूतरों का गोल उड़कर उसके करीब आ गया। आहल ने स्लो मोशन में बड़ी महारत से ये मंजर व्लॉग में कैप्चर किया। उसके साथ साथ चलता शिफान हर जगह की तफसील भी बता रहा था। किले से पैदल ही दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। ये है दमदमा की रीढ़ जो यहाँ से सीधा ऊपर जाती है और अगर वो सामने दमदमा आर्ट गैलरी है। शिफान ने सीधी रीढ़ पर ऊपर चढ़ते हुए सामने दूर से नजर आने वाली इमारत के बारे में बताया। कुछ ही लम्हों में दोनों इमारत के करीब पहुंच चुके थे। वो बहुत बड़ी इमारत थी जिस पर बड़ा सा दमदमा आर्ट गैलरी लिखा था। दोनों अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने कुछ छोटे साइज के मुजस्मे बनाए गए थे जिन्हें पंजाब खासकर मुल्तान के रवायती कपड़े पहनाकर जनूबी पंजाब के कल्चर की अक्कासी की गई थी। शिफान ने उनके करीब जाकर ये खूबसूरत मुजस्मे व्लॉग में दिखाए। उसके बाद दोनों दूसरी मंजिल पर आ गए जहाँ एक शीशे में बंद मुल्तान का मॉडल बनाया गया था। उसके पास जाकर शिफान ने चारों तरफ से दिखाया। पूरे शहर को एक मॉडल में कैद किया गया था। वैसे बाहर जितनी गर्मी है ना, मैं सोच रहा हूँ यहीं से मुल्तान की सैर कर लें। शिफान ने रुमाल से चेहरा साफ करते हुए कहा। मुल्तान में जून के शुरू में भी असर ढलने के बाद भी शदीद हब्स रहता था। दोनों काफी देर से बाहर घूमने की वजह से पसीने में शराबूर थे। ये है दमदमा की छत। यहाँ से पूरा मुल्तान नजर आता है। सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचे जिसे दमदमा की छत भी कहते थे। रीलिंग के पास खड़े होकर शिफान ने कैमरा चारों तरफ घुमाया। वो सामने हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और हजरत शाह रुकने आलम के दरबार हैं। सामने दोनों दरबार की तरफ इशारा करके बताया। ये सामने घंटा घर है। ये घंटा घर बाजार और इससे आगे हुसैनागाही बाजार। दूसरी तरफ कैमरा घुमाकर शिफान ने मंजर दिखाया जहाँ घंटा घर करीब ही था और वहाँ लोगों का जमे गफीर था। ट्रैफिक का शोर और लोगों का हंगामा। बस आज घंटा घर का आइडिया ड्रॉप करते हैं। गर्मी बहुत है। कल हम घंटा घर जाएंगे इसलिए व्लॉग आपको परसों ही मिलेगा। हाँ, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ सकते और वो है किले के गोलगप्पे। दमदमा की छत से उतरकर अब वो वापस किले की तरफ बढ़ रहे थे। ये हैं जी हमारे किले के मशहूर गोलगप्पे। चाचा 2 प्लेट। किले से कुछ फासले पर गोलगप्पों का ठेला था जिसके गोलगप्पे एक लंबे तरीन अरसे से पूरे मुल्तान में मशहूर थे। गोलगप्पे वाले को ऑर्डर देकर वो करीब रखी कुर्सियों पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में गोलगप्पे तैयार हो गए। लें जी गोलगप्पे खाएं। वैसे मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ। अगर ये व्लॉग देखने के बाद आपके मुंह में पानी आ जाए तो मेरा कोई कसूर नहीं, कहकर शिफान ने गोलगप्पा मुंह में डाला। वल्लाह का माल। बड़े मजे ले लेकर दोनों गोलगप्पों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। शहनाज बेगम लाउंज में बैठी सामने लगी LED पर अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी जब सीढ़ियों से धप धप करके एक दूसरे के पीछे भागते दोनों नीचे आए। मन्नू की बच्ची चुड़ैल, मुफ्तखोर कहीं की, रुक जा तुझे बताता हूँ। वो चीखता हुआ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अलामान, अब कौन सी नई आफत आ गई है? शहनाज बेगम ने उन्हें यूं पूरे लाउंज में भागते हुए देखकर पूछा। अम्मी, आज ये मुफ्तखोर कत्ल हो जाएगी मेरे हाथों। मनाम हंसती हुई आगे थी और वो गुस्से से खौलता उसके पीछे। दोनों सोफों के आगे पीछे भाग रहे थे जिसकी वजह से शहनाज बेगम अपना पसंदीदा ड्रामा नहीं देख पा रही थी। आनी अभी वो उससे पहुंचने ही वाला था कि वो दौड़कर अपनी खाला के सोफे के पीछे चली गई, जबकि शहनाज बेगम ने बैठे बैठे ही अपने बेटे का बाजू पकड़कर रोका। अब ये दंगल किस बात पे है? शहनाज बेगम ने शिफान से पूछा जो बार बार हाथ छुड़ाकर मुंह चढ़ाती मनाम को पकड़ने की कोशिश में था। ममा, मैंने इस रिश्वतखोर को बर्गर खिलाया, आइसक्रीम खिलाई और एक नॉवल के पैसे भी दिए जिसके बदले इसने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना था। वो सख्त तैश में था। हाँ किया तो था, मनाम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, लेकिन दोबारा अनसब्सक्राइब कर दिया। बल्कि हमारी यूनी की लड़कियों से भी पता नहीं क्या क्या कहकर अनसब्सक्राइब करा दिया। मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो गए। यार वो गुस्से के साथ परेशान भी था। तो मनाम ने चढ़ाने को पूछा तो वो उसकी तरफ लपकने लगा। शहनाज बेगम ने फिर से उसे काबू किया। तो ये कि अब मेरे बेटे की तबलीग कौन सुनेगा? उसके सब्सक्राइबर्स कम हो गए हैं ना? उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कहा। यार मम्मा। वो नाराजगी से उन्हें देखने लगा। मुनाम गर्दन पीछे फेंके हंसे ही चले जा रही थी। तेरी तो। शिफान फिर उसकी तरफ लपका। आनी बचाएं। वो भागकर शहनाज बेगम को चिपक गई। शर्म करो शिफान, बहनों के साथ ऐसा करते हैं? इस बात पर शिफान को तो सदमा ही लग गया था। बहन, ये मेरी? अल्लाह ऐसे बुरे दिन ना लाए मुझ गरीब पर। उसने कानों को हाथ लगाया। मैं तो हैरान हूँ चाचू और आनी ने इसे औलाद कैसे रखा हुआ है।
कोई इसे घर की मासी ना रखे। मुनाम ने गुस्से से उसे घूरा जो अब दांतों की नुमाइश कर रहा था। दिल ही दिल में शिफान अहमद को भाड़ में दफा करके वो टीवी की तरफ मुतवज्जो हो गई। अल्लाह करे अभी लाइट चली जाए। शिफान ने जब इन दोनों को ड्रामे में मुनहमिक पाया तो आहिस्ता से कहकर बाहर भागा और झुबाक से हर चीज बंद। उनको पता था ये शिफान ही की हरकत है जो मेन स्विच बंद कर चुका था और वो दोनों चीखीं। शिफान वो गिराज में खड़े जोर से हंसा। अल्लाह की मर्जी ऊंची आवाज में कहकर घर से बाहर निकल गया। पीछे मुनाम ने उठकर मेन स्विच ऑन तो कर लिया लेकिन इतनी देर में ड्रामा खत्म हो चुका था। सखावत मंजिल में 2 भाई मुकीम थे, बड़े मलिक अहमद सखावत और छोटे मलिक रऊफ सखावत, और उन दोनों भाइयों से छोटी इकलौती बहन लुबना बेगम जो शादी के बाद अपने शौहर और बच्चों के साथ कतर में रहती थी। इन दोनों भाइयों की शादी उनके वालिद ने अपनी जानने वालों में की थी। बड़े बेटे का रिश्ता देखने गए तो शहनाज बेगम की छोटी बहन महनाज बेगम उन्हें रऊफ साहब के लिए पसंद आ गई। बस फिर इस तरह दोनों बहनें एक साथ ब्याह कर एक ही घर में आ गईं। अहमद और शहनाज को शादी के 1 साल बाद ही अल्लाह ने औलाद नरीना से नवाज दिया, जबकि रऊफ और महनाज के यहाँ 2 साल बाद बेटी ने जन्म दिया। घर मुकम्मल था, रिश्ते मुकम्मल थे। दोनों भाइयों के साथ साथ दोनों बहनों में भी बला का इत्तेफाक था, लेकिन उनकी औलादों में इत्तेफाक तभी आता जब दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब पड़ता। बस फिर उससे ऐसे मीठे बनते कि घर वाले सोचने लगते कि ये हमारी वही औलाद है ना जो सारा दिन एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। शिफान और मुनाम जो घर में सारा दिन एक दूसरे से लड़ते थे वो बाहर वालों से एक दूसरे के लिए लड़ जाते। कभी कोई रिश्तेदार को किसी एक पर कोई गलत बात कर देता तो बस उसे अपने गुनाह बख्शवाने पड़ जाते। अगले को ऐसी ऐसी सुनाते कि वो अगला कई सालों तक घर से बाहर निकलने का भी ना सोचता। शिफान अहमद घर की पहली औलाद जिससे सब घर वालों की उम्मीदें वाबस्ता थी और वो भी घर वालों की उम्मीदों पर पानी फेरने की कोशिश जान लगाकर कर रहे थे। मैट्रिक तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फिर कॉलेज में जाके ऐसी शौक पाल लिए कि पढ़ाई से दिल उचाट होने लगा। फोटोग्राफी और वीडियोस बनाने का शौक बचपन से था। अम्मा अब्बा के मोबाइल शिफान की फोटोग्राफी से भरे होते थे। फिर कॉलेज में अपना मोबाइल आ गया और शौक बढ़ता गया। यूनिवर्सिटी पहुंचकर अपना DSLR खरीद लिया और बस शिफान साहब ने व्लॉगिंग शुरू कर दी। जब माहिर हो गए तो यूट्यूब पर अपना चैनल शिफान अहमद हेयर बना लिया। शिफान अहमद के व्लॉग्स के साथ साथ उसके अंदाज और फिर उसकी बातें जो खास ना होकर भी अगले को घंटों बैठकर सुनने पर मजबूर कर देती थीं। लोगों को खींचना शुरू किया तो सब्सक्राइबर्स हजारों की तादाद में बढ़ते चले गए। अब्बा जी को उसकी इस अजीम सरगर्मी की खबर हुई तो तब शिफान को अंदाजा हुआ कि घंटा घर की पेशावरी चप्पलें कितनी मजबूत होती हैं। 2 दिन बैठना भी महाल हो गया था बेचारा शिफान। फिर बड़ी मिन्नतों और मस्कों के बाद फादर साहब ने सिर्फ वीकेंड पर व्लॉगिंग की इजाजत दे दी। चलो शुक्र। दूसरी तरफ घर की दूसरी अजीम हस्ती जिन्होंने बचपन से ही डिजास्टर्स करने का ठेका ले रखा था। घर की कोई चीज टूटी हुई मिलती तो सबको पता होता ये मुनाम उर्फ डिजास्टर ही का काम है, और ये डिजास्टर का टाइटल भी शिफान अहमद की अनायत था। घर भर की लाडी जिसकी खिलखिलाहटों से ही 24 घंटे घर के दरो दीवार और घर वालों के जिंदा दिल रहते थे। पढ़ाई में वो शुरू से ही एवरेज थी। सोने पे सुहागा नॉवलों ने मजीद तवज्जो खींच ली। कॉलेज से एक दोस्त के कहने पर एक नॉवल पढ़ लिया तो बस मुनाम मैडम तो नॉवलों की दीवानी हो गई। फिर दिल के साथ साथ कमरे में भी हर आए दिन नित नए नॉवल सजाने शुरू कर दिए। उसके कमरे की रौनक ही इन किताबों से थी। सारा दिन कमरे में बंद रहकर नॉवल पढ़ती और जब अम्मा से सामना हो जाता तो एक उड़ती हुई चप्पल आती। सद शुक्र कि महनाज बेगम का निशाना कच्चा था। घर का कोई काम सुनकर ही मन्नू मैडम के पेट में मरोड़ उठने लगते और महनाज बेगम को जिस दिन जुनून चढ़ता मुनाम की खासी सख्ती आ जाती और फिर उसे सारा दिन काम ही करना पड़ता। और ऐसा शायद महीने में 1-2 बार ही होता था। जुमेरात का दिन था, मगरिब का वक्त हुआ तो हर तरफ दुकानों की सफेद और पीली बत्तियां जल उठी। लोगों की आमदोरफ्त सब हस्बे मामूल काफी ज्यादा थी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के कान फाड़ते हॉर्न के साथ सड़क किनारे बैठे मुख्तलिफ रेडियो वाले भी बराबर का मुकाबला कर रहे थे। खरीदारों का रश भी बहुत था। इसी रश में से 2 हैवी बाइक्स धुआं उड़ाती निकली और घंटा घर चौक पर एक तरफ दुकान की पार्किंग में रुकी। बाइक्स लॉक करके शिफान ने कंधों पर डाला, बैग उतार कर उसमें से कैमरा निकाला, उसका लेंस सेट करके बैग दोबारा कंधों पर लटकाकर कैमरा एक एंगल पर सेट करने लगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, शिफान अहमद इज हियर अगेन। कल गर्मी ने दमदमा से आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मैं आज फिर हाजिर हूँ आपको घंटा घर की सैर कराने के लिए। शिफान ने कैमरा चारों तरफ मोड़कर घंटा घर की रौनक दिखाई। यहाँ रश बहुत ज्यादा है, खास तौर पर हमारी प्यारी खवातीन जिन्हें ना सर्दी लगती है ना गर्मी, बस शॉपिंग नहीं छोड़नी, पता नहीं किस मट्टी से बनी है। वाकई में वहाँ खरीदारों में खवातीन की तादाद ज्यादा थी। छोड़ो सारी बातें, बस मुल्तान की सैर करते हैं। बहुत घूमे होंगे मरीज सवात नथिया गली की सर्द शामों में, आज मुल्तान की ये गर्मी एंजॉय करो। शिफान ने हंसते हुए रुमाल से अपने चेहरे पर आया पसीना साफ किया और कैमरा हाथ में लिए आगे बढ़ गया। आहल पहले ही
आगे एक स्टॉल पर खड़ा चीजें देख रहा था। घंटा घर चौक पर आपको 24 घंटे इतना ही रश मिलेगा। यहाँ की हर चीज ही बहुत फेमस है, खास तौर पर स्ट्रीट फूड। शिफान आगे चलता जा रहा था और कैमरे में कभी अपना चेहरा दिखाता तो कभी चारों एतराफ की रौनक। हमारी कमजोरी, दफ्तन शिफान की बात पर आहल ने लुकमा दिया, जिससे शिफान भी मुत्तफिक था। सही में बॉस, स्ट्रीट फूड ही तो कमजोरी है। ये मैकडोनल्ड्स, KFC, फलाना ढमकाना तो बर्गर्स खाते हैं। हम प्योर देसी लोग हैं। हमारे सामने घंटा घर की एक दूध वाली बोतल रख दो, बंदा डाउन है। शिफान ने शरारत से कहा तो आहल भी हंस दिया। यह है घंटा घर की मशहूर खुस्सा मार्केट, जहाँ से फादर साहब ऐसे ऐसे खुस्से और पेशावरी चप्पलें लेकर जाते हैं ना कि दो दिन तो बैठा भी नहीं जाता। शिफान ने खुस्सा मार्केट में दाखिल होते मजलूम सी शक्ल बनाकर कहा तो आहल ने भी रोनी सूरत बना ली। सेम ब्रो सेम। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखकर कहका लगा गए। अब आप लोगों के दिल ललचाने वाले हैं। दोनों एक छोटी सी दुकान पर रुके। 2 प्लेट बच्चे। आहल ने अंदर खड़े छोटे लड़के को आवाज दी। यहाँ भी लोगों का खासा रश था। पास ही कुछ कुर्सियां लगी थी जो आज भरी हुई थी। यहाँ तक कि अक्सर को खड़े होकर ही खाना पड़ रहा था, लेकिन दही बल्ले कौन छोड़े। पूरे मुल्तान से लोग यहाँ दही बल्ले खाने आया करते थे। यासीन दही बल्ले तो मुल्तानियों की कमजोरी थे। ये हैं यासीन दही बल्ले के चटखारेदार दही बल्ले। बिस्मिल्लाह। प्लेटें तैयार होकर आईं तो दोनों दही बल्लों से इंसाफ करने लगे। उसके बाद दोनों दुकानों और स्टॉल्स के इर्द गिर्द घूमते रहे। वक्त गुजरने के साथ साथ रश भी बढ़ता जा रहा था। दही बल्ले खाने के बाद दोनों खुस्सा मार्केट के एक दुकान में घुस गए। पूरी दुकान में घूमकर जूते देखे, जहां मर्दाना खुस्सों और पेशावरी चप्पलों की दीदा जेब वैरायटी थी। यार ये देखकर बड़ा दिल कर रहा है। अभी आहल कह ही रहा था कि शिफान तेजी से बोल पड़ा। खाने का पास खड़े सेल्स बॉय की बेसाख्ता हंसी छूटी, जिसने मुंह फेर कर मुस्कुराहट छुपाई। उसके बाद दोनों वापस घंटा घर चौक पर आए। रात के 8 बजने वाले हैं और इस गर्मी और हब्स का एक ही तोड़ है, घंटा घर की ठंडी ठार दूध वाली बोतल। दोनों एक दुकान पर रुके जहां पहले से लोगों का रश था, खासकर लड़कों का, जो इस गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते थे। कुछ ही मिनट बाद आहल 2 बोतलें लिए आया। दोनों ने एक कोने में खड़े होकर बोतलें मुंह को लगाई। आहा चस्सा, रूह तक ठंडी हो गई है यार। ठंडा ठार दूध अंदर उतारा तो शिफान ने मजे लेते हुए कहा। दोपहर के 12:30 का वक्त था। सारे घर में खामोशी थी सिवाय किचन के, जहां से हल्की हल्की खवातीन के बोलने की आवाजें आ रही थीं। जबकि मुनाम लाउंज के सोफे पर दराज गोद में नॉवल रखे नहमाक से पड़ती ख्वाबों की दुनिया में ही खोई हुई थी। हाय काश मेरे घर वाले मेरे मुंह पर तुर्की का वीजा मारें और कहें जाओ जान छोड़ो हमारी। वो इस्तांबुल की सड़कें, वो इस्तकलाल स्ट्रीट, वो बर्गर किंग और वो शहजादों का जजीरा तुम्हें याद कर रहा है मुनाम रऊफ। वो ख्वाबों में खोई कहे जा रही थी। दफ्तन किचन की चौखट पर खड़ी महनाज बेगम ने आवाज लगाई, तुम्हें तुम्हारे घर का किचन याद कर रहा है मुनाम रऊफ। वो चौंकी। बेटा जी आकर जरा किचन को भी देख लें, वरना तुम जैसी निकम्मियों को जहान सिकंदर नहीं, फूफी का शीदा टल्ली ही मिलता है। आकर चटनी बनाओ। वो गुस्से से कह रही थी। शुक्र है मेरी फूफो का एक ही बेटा है और वो शीदा टल्ली भी नहीं है। दिल को तसल्ली दी। बकवास बंद करो और किचन में आओ। गुस्से से कहती किचन में चली गई तो वो भी पीछे गई। कौन सी चटनी बनानी है? दही प्याले में निकालते हुए पूछा। अभी तो फिलहाल मेरी औलाद मेरे ख्वाबों की चटनी बनाने पर तुली है। वो पहले ही तपी खड़ी थी। मजीद सुनाने लगी। अच्छा ना, अब ताने ना देने लग जाना। मुंह बसोर कर कहा तो महनाज बेगम ने तगड़ी घुरी से नवाजा। पुदीने की चटनी बनाओ जल्दी, अभी मेरा बेटा भी आता होगा, उसे भूख लगी होगी। जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं करके गया। महनाज बेगम के कहने की देर थी, उसे तो पतंगे लग गए। हाँ, अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शिफान सही कहता है। मुझे आप लोगों ने सच में किसी दरबार से उठाया था। हर वक्त बस मेरा बेटा, मेरा शहजादा, मेरा ये मेरा वो। आया बड़ा कद्दू के मुंह वाला आपका वो बेटा। यूनी में सारा दिन ना लोगों से छीन छीन कर ठोसा ही रहता है। जोर जोर से पुदीना पीसने लगी, जैसे शिफान को ही पीस रही हो। अच्छा बस करो, कभी तो लिहाज किया करो, बड़ा है तुमसे, महनाज बेगम ने खुफगी से कहा। गलती से 2 साल चटनी बनाते हुए सर झटका। सूरज को पीछे छुपाए आज बादल आसमान पर अटकलकरियां करते हुए दिखाई दे रहे थे। कभी तेज हवाओं के दोष पर भागने लगते तो कभी सांस लेने को एक जगह रुकते, जिसकी वजह से आज मुल्तानियों को भी सुकून का सांस आया था। कितने हबज़दा दिनों में ये खुशगवार मौसम वाला एक दिन मुल्तान वालों के लिए खुशी का दिन था। इतवार का दिन था और गलियों में बच्चे खेलते कूदते नजर आ रहे थे। ऐसे में गिलगश्त कॉलोनी में एक घर में मामूल से हटकर गहमा गहमी थी। लाउंज की बैरूनी सीढ़ियों पर बैठा वो अपने मोबाइल में मगन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था। आखिर से बल खाते बाल माथे पर बिखरे थे, जिन्हें वो हर थोड़ी देर बाद एक हाथ से पीछे करता था, लेकिन हवा का एक झोंका फिर माथे पर ले आता। हवा की शरारतों से तंग आकर अब वो बेनियासा मोबाइल में लगा था।
نیلی جینس پر بھوری ٹی شرٹ اور سفید سنیکرز میں بکھرے بالوں کے ساتھ وہ ہلکی گندم رنگت والا شہزادہ اپنی آنکھوں کی شرارتی چمک سے ہی دلوں کو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ دفتر کچھ گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی تو مس ڈیزاسٹر خود سے کہہ کر سر جھٹکا۔ لاؤنج کی سیڑھیوں سے اتر کر 2 قدم آگے جائیں تو چھوٹا سا لان تھا جس میں طرح طرح کی قسموں کے پھولوں کے گملے پڑے تھے جن کی خوشبو ہوا کے ساتھ مل کر فضا کو معطر کر رہی تھی۔ لان میں کچن کی کھڑکی کھلتی تھی جس سے اندر جھانکو تو کھڑکی کے سامنے ہی منام کھڑی کیبن سے پلیٹیں نکال کر اکٹھے کرتی ساتھ ساتھ کسی سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ سفید ٹراؤزر کے ساتھ گلابی اور نیلے امتزاج کا پرنٹڈ کرتا پہنے، دوپٹہ پیچھے سے گردن میں ڈالے، بالوں کی چوٹی بنائے، گال پر پڑتے گڑھے اور 2 نشیلے نینوں کے ساتھ وہ سادگی میں بھی قیامت تھی۔ چولہے کے پاس کھڑی کڑھائی میں پکوڑے پلٹتی 26-27 کی لڑکی کھڑی تھی جس کے نقوش بالکل منام جیسے تھے، ویسے ہی نشیلے نین اور مغرور کھڑی ناک اور جسامت میں بھی وہ منام سے ذرا سی زیادہ تھی، لیکن دونوں میں زیادہ فرق نہ لگتا تھا بلکہ لوگ تو انہیں جڑواں بہنیں سمجھتے تھے۔ منام بالکل اپنی خالہ پر گئی تھی۔ ہلکے سبز رنگ کے سادہ سے لان کے سوٹ میں دوپٹہ کندھوں پر ڈال کر پیچھے کو گرا لگائے وہ پکوڑے تلنے میں مصروف تھی۔ موسم اچھا ہو اور ملتانی پکوڑے نہ بنائیں ایسے کیسے؟ خالہ سے دوستی تو دونوں کی بلا کی تھی، اسی لیے ہر اتوار دونوں نانی کے گھر ہی پائے جاتے تھے، اتوار کے سارا دن یہیں رہتے۔ ویسے ایک ہی کالونی میں رہنے کی وجہ سے تقریباً ہر دوسرے روز نانی اور خالہ کا سر کھانے پہنچ جاتے۔ ان کے گھر میں تھوڑی رونق ہو جاتی کیونکہ تسنیم بیگم کے 2 بیٹے تھے اور دونوں اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے شہروں میں ہوتے تھے اور یہاں غزل اپنی ماں کے ساتھ رہتی۔ اپنی گورنمنٹ جاب کی وجہ سے وہ شہر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری یونی میں بک فیئر کب لگ رہا ہے؟ پکوڑے کڑھائی سے نکالتے ہوئے یاد آنے پر غزل نے پوچھا۔ سننے میں آیا ہے کہ اگلے ہفتے، لیکن میں پھر بھی آپ کو کنفرم کر کے بتاؤں گی۔ منام کی طرح وہ بھی اپنے کالج کے دنوں سے کتابوں کی شوقین تھی، اس لیے ملتان کے ہر بک فیئر پر جانا خالہ بھانجی نے اپنا فرض سمجھا ہوا تھا۔ غزل ناولوں کے علاوہ سفر نامے، آرٹیکل، اسلامی تاریخ وغیرہ بھی پڑھتی تھی اور کبھی کبھار آرٹیکل لکھ بھی لیتی تھی۔ یوں بھی اردو کی لیکچرار تھی اور اسے اردو پر خاصی مہارت حاصل تھی۔ آنی کافی ٹائم سے شان خالو نے آپ کو کوئی بک گفٹ نہیں کی؟ کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر منام نے شرارت سے پوچھا تو غزل مسکرا دی۔ 1 ماہ پہلے ہی تو بھیجی تھی انہوں نے، اور پھر میں نے خود ہی منع کر دیا۔ اب اچھا تھوڑی لگتا ہے ہر وقت گفٹ لینا، مصروف نے انداز میں بتایا۔ غزل کا 1.5 سال پہلے ہی تسنیم بیگم کی خالہ زاد کے بیٹے سے نکاح ہوا تھا۔ ذیشان ایک بینک میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا، انتہائی نرم مزاج اور سپورٹ کرنے والا۔ اس کے مزاج کی وجہ سے منام اور شفان بھی اس کے ساتھ خوب گھل مل گئے تھے۔ نکاح کے بعد جب اسے غزل کے شوق کا علم ہوا تو وہ اکثر و بیشتر اسے کتابیں گفٹ کرتا تھا، جسے دیکھ کر منام کے دل سے دعا نکلتی، یا اللہ شان خالو جیسا ایک بندہ مجھے بھی دے دے جو مجھے یوں ناولز گفٹ کرے، آمین سم آمین۔ پکوڑے تیار ہوئے تو خالہ بھانجی نے ڈائننگ ٹیبل پر سب کو اکٹھا کیا۔ پکوڑوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے شفان کو اندر کھینچا۔ واہ کیا خوشبو ہے، اسی لیے آپ میری فیورٹ ہو آنی۔ منام نے ابھی کرسی کھینچی ہی تھی کہ شفان جھٹ سے اسی کرسی پر براجمان ہوا۔ منام کا منہ کھل گیا۔ تسنیم بیگم نے دنگل شروع ہونے سے پہلے منو کو مخاطب کیا، میری بچی میرے پاس بیٹھ۔ منام پیر پٹکتی اپنی نانی کے برابر جا بیٹھی۔ شفان ہر چیز سے بے نیاز پکوڑوں سے انصاف کر رہا تھا۔ اور تمہاری سٹڈیز کیسی جا رہی ہیں شفان؟ ساتھ بیٹھی غزل کے سوال پر شفان کا لقمہ حلق میں ہی اٹکتے اٹکتے بچا۔ اس نے خفگی سے آنی کو دیکھا۔ یار آنی، ایسے سوالوں پہ میں سالوں پرانے تعلق بھی توڑ دیا کرتا ہوں، یہ خالص رشتہ داروں والے سوال نہ پوچھا کریں، آپ تو میری دوست ہیں نا۔ اس کے مسکے پر غزل نے اسے گھورا۔ پڑھتا جو نہیں ہے آنی، اس سوال کا جواب کیسے دے گا؟ منام نے پکوڑے کھاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے سوچا پہلے ہی بورڈ پھاڑ رہی ہو، اب ہر کوئی تمہارے جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ کھلا طنز کیا گیا تھا جس پر تل ملا کر رہ گئی وہ۔ تمیز کے دائرے میں رہو شفان، شہناز بیگم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوک دیا۔ دائرہ کہاں بنا ہے نظر نہیں آ رہا۔ اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا جیسے سچ میں کوئی دائرہ ہو۔ شہناز بیگم سر پکڑ کر رہ گئیں۔ ہر بات کو مذاق میں مت اڑایا کرو شفان، 22 سال کے ہو گئے ہو، پتہ نہیں کب میچور ہوگے۔ غزل نے ڈپٹا۔ یار بار بار عمر نہ یاد دلایا کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ 22 کا ہو گیا ہوں اور ایک لڑکی نہیں پٹی۔ شفان اور سیریس ہو جائے، ناممکن، تم سے تو ایک باندری نہ پٹے، تم لڑکی کی بات کر رہے ہو، منام نے کہکا لگا کر کہا تو شفان تندہی سے گھرنے لگا۔ اور اگر پٹ گئی، شفان نے چیلنج کرنا چاہا، تو پھر وہ کوئی باندری ہی ہوگی، منام نے بے نیازی سے کہا۔ باندری جی؟ شفان اسے گہری نظروں سے دیکھ کر بڑبڑایا جو اب تسنیم بیگم کی طرف متوجہ تھی۔ اچانک اسے یاد آیا آج صبح بھی کسی چیز کی اپنی الماری کی زینت بنا چکا تھا، وہ جو اس کے دل کے بہت قریب تھی، جسے کئی سالوں سے وہ محفوظ کرتا آیا تھا۔ عکس عزیزم، محبوب کی تصویر۔
हल्की सी आवाज में बुड़बुड़ाया तो चेहरे पर खिलती मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई, लेकिन अगले ही लम्हे अपनी मुतवक्को शामत के ख्याल ने मुस्कुराहट झट से गायब की और वह नजरें चुराता लॉन में निकल गया। सब खवातीन अपनी बातों में मगन थीं। डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा दिया गया था। अहमद साहब और रऊफ साहब कुछ देर पहले ही दुकान से वापस आए थे। रात का खाना सब साथ बैठकर खाते थे। अहमद साहब ने सरबराही कुर्सी, जबकि रऊफ साहब ने उनकी दाईं तरफ वाली कुर्सी संभाली। शिफान नीचे आओ। अहमद साहब की पुकार पर वो हर काम छोड़े दौड़ता हुआ नीचे आया। अपनी माँ की बराबर वाली कुर्सी पर बैठा। मुनाम उसके बिल्कुल करीब कुर्सी पर बैठी अपने बड़े बाबा और पापा को सारे दिन की रौदात सुना रही थी। मन्नू की बात मुकम्मल हुई तो अहमद साहब ने गला खंकार कर सबको मुतवज्जो किया। आज लुबना का फोन आया था। सबकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रही थी और बता रही थी कि बच्चों के इम्तिहानात खत्म हो गए हैं तो अगले हफ्ते पाकिस्तान आने का इरादा है। ईद भी यहीं मनाएंगे। अहमद साहब ने अपनी इकलौती बहन की आम की इतला दी। चलें, ये तो अच्छी बात है, ईद यहीं मनाएंगे। वहाँ अकेले ईद का क्या मजा, ईद तो सारे खानदान के साथ अच्छी लगती है। शहनाज बेगम ने खुशदिली से कहा। तो और क्या, बच्चे भी इतने अरसे से नहीं आए, यहाँ आएंगे, घूमे फिरेंगे, यही तो उम्र होती है कजनों और दोस्तों के साथ एंजॉय करने की। महनाज बेगम ने भी तबसरा किया। आमने सामने बैठे शैतानों ने खुशी से एक दूसरे को देखा। अब जब तक फुप्पो के बच्चे यहाँ थे, इन दोनों की तो ईद थी, किसी चीज में रोक टोक नहीं होनी थी और जब चाहे घूमने जा सकते थे अपने कजनों की आड़ में। अहमद और रऊफ की एक ही बहन थी जो दोनों भाइयों से छोटी थी। सखावत अली ने अपनी अदालत में अपनी इकलौती बेटी को अपने एक दोस्त के बेटे काशिफ मुगल के साथ रुखसत कर दिया जो कुवैत में अपना छोटा सा कारोबार करते थे। लुबना और काशिफ के 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। वो जब भी पाकिस्तान आते शिफान और मुनाम की ईद हो जाती। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट के ग्राउंड का मंजर था ये, जहां आज बुक फेयर सजा था। हर तरह की किताबों के स्टॉल सजे हुए थे। जहां लड़कियों का खासा रश था, वहां किताबें पढ़ने के शौकीन लड़के भी किताबें खरीदने आए हुए थे। दूसरे डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट भी मौजूद थे। ऐसे में गजल दूर से लॉन के सी ग्रीन कलर के प्रिंटेड सूट में बालों की फ्रंट चोटी बनाए, आंखों पर सनग्लासेस लगाए, पर्स की चेन कंधे पर डाले, पैरों में छोटी हील वाला सैंडल पहने, पूरे तमाद और मुतवाजन चाल चलती इसी ग्राउंड की तरफ आ रही थी। अपने डिपार्टमेंट से निकलती वो नाम उसे देखकर उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगी, जब अचानक पीछे से किसी दोस्त की पुकार पर अभी मुड़ी ही थी कि सामने किसी से बुरी तरह टकरा गई। हाय अल्लाह, यूं लगा जैसे किसी पहाड़ से टकरा गई हो। माशाल्लाह, सामने वाले ने गहरी नजरों से देखकर कहा तो मुनाम बुरी तरह चौंकी और सर उठाकर उसे देखा। अगले ही लम्हे तेवरी चढ़ाकर उसे वार्न करना चाहा, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर, और कहकर साथ से निकलने लगी, लेकिन उस लड़के के 2 साथियों ने रास्ता रोका। तीनों लंबे चौड़े देवहेकल टाइप बड़े बालों वाले बदमाश हुलियों और कमीनी मुस्कुराहट वालों को देखकर अब मुनाम भी घबरा गई। गजल ने फासले से ये मंजर देख लिया था, इसलिए वो तकरीबन भागती हुई मुनाम की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही मुनाम का रास्ता रोकने वालों में से एक की कमर पर किसी ने कुर्सी दे मारी तो वो कराह कर दोहरा हुआ, जबकि 2 ने हैरत से पलटकर देखा कि आखिर किसने इतनी जुर्रत दिखाई है। वो पहले ही घबराई हुई थी। सामने खून आशाम नजरों से इन 3 लड़कों को देखते शिफान को देखकर उसकी आंखें भर आईं। और सिंगल पसली ज्यादा जवानी चढ़ी है क्या, या तेरी गर्लफ्रेंड है जो यूं बेकाबू हो रहा है? शिफान ने जैसे ही पहले वाले का गिरेबान पकड़ा तो वो मकरू हंसी के साथ कहने लगा, बकवास बंद कर, तेरी जुर्रत कैसे हुई इसका रास्ता रोकने की? शिफान ने उसका गिरेबान झंझोड़ते हुए तेज आवाज में कहा, शिफान छोड़ो, चलो यहाँ से। गजल उनके करीब पहुंची तो इन बदमाश लड़कों को देखकर शिफान से कहने लगी, वो जानती थी वो तीनों तंजीम के लड़के हैं और ऐसे लड़के जानबूझकर पंगे लेते हैं ताकि कोई उनसे आकर लड़े और वो ऐसा काम तमाम करें उसका। मुनाम को साथ लगाए शिफान का बाजू पकड़कर अभी पलटी ही थी कि शिफान की आह पर तड़प कर मुड़ी। उनमें से एक ने एक मोटा डंडा शिफान की कमर में जड़ा था। वो कमर पकड़े दांत भींचकर कराह दबाने को कोशिश कर रहा था। उन्होंने एक पर बस नहीं की थी, लगातार कई डंडे बरसाते गए, जिसकी वजह से शिफान अपने आप को बचा भी नहीं पा रहा था। कभी कमर पर पड़ता तो कभी सीने पर, जिसकी वजह से वो दोहरा हुआ जा रहा था। मुनाम तो ये मंजर देखकर लरज गई थी। आज से पहले शिफान को इतनी तकलीफ में कभी नहीं देखा था। गजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। स्टूडेंट्स उसे वहां से जाने का कह रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे जैसे भांजे को कैसे छोड़कर जाती। मुनाम को एक तरफ खड़ा किए वो बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ी थी और उनमें से एक का हाथ पकड़कर उसे पीछे धकेला, लेकिन वो हट्टा कट्टा नौजवान एकदम ही पीछे हुआ था। क्या बदमाशी है ये, लड़की को तंग करते हो और फिर उसी के मुहाफिज पर डंडे बरसाते हो। मैं पुलिस में जाऊंगी, तुम लोगों को थाने पहुंचाऊंगी। दूर रहो मेरे बेटे से, खबरदार जो अब हाथ लगाया। वो शिफान के आगे ढाल बने खड़ी ऊंची आवाज में कह रही थी। वो कमीनी मुस्कुराहटों के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। ओहो, तो हसीना आई है बच्चे को बचाने। एक अभी गजल की तरफ बढ़ा ही था कि दूर से कराहते शिफान ने जल्दी से उसे दोनों हाथों से पीछे धकेला। खबरदार, हाथ भी मत बढ़ाना। लाल भभूका चेहरा लिए वो तंबीह करने लगा। पुलिस आ गई है, दूर से किसी ने आवाज लगाई और फिर पुलिस की मोबाइल आती दिखाई दी।
آنی جاؤ یہاں سے۔ شفان نے جلدی سے اسے یہاں سے جانے کو کہا لیکن وہ کشمکش کا شکار تھی۔ آنی جائیں یار، منو آلریڈی پریشان ہے۔ اس نے زور دیا تو وہ جلدی جلدی منو کا ہاتھ پکڑتی اپنی گاڑی کی طرف چل دی۔ وہاں کھڑے کسی اسٹوڈنٹ نے شفان کو مارتا پڑتا دیکھ پولیس کو فون کر دیا تھا، جو قریب ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد پہنچ گئی تھی اور اب ان 3 بدماشوں سمیت شفان کو بھی موبائل میں سوار کر رہی تھی۔ غزل اور منام نے گاڑی میں یہ منظر دیکھا۔ غزل بڑی تھی اور مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن منو فوراً رونے والی ہو گئی۔ آج سے پہلے ان کے گھر کی عورت کیا کوئی مرد بھی تھانے نہیں گیا تھا اور آج اس کی وجہ سے شفان کو پولیس لے کر جا رہی تھی۔ آنی پولیس شفان کو کیوں لے کر جا رہی ہے؟ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ رو نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوگا اسے، شان سب سنبھال لیں گے، اسے ساتھ لگائے تسلی دی۔ رات کے پہلے پہر وہ اپنے بستر پر پڑا، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے چھت پر نہ جانے کیا تلاش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ اپنے بستر سے اترتا ہوا نظر آیا۔ بستر سے اتر کر سیدھا اپنے کمرے میں موجود الماری کی طرف آیا۔ الماری کھول کر جیب سے چھوٹی سی چابی نکالی اور الماری کے اندر چھوٹے سے سیف میں چابی گھمائی۔ سیف کے اندر کچھ کاغذات وغیرہ پڑے تھے جو غالباً اس کے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے تھے، لیکن اسے ان سب سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے تو سیف میں پڑی واحد چیز بہت عزیز تھی۔ ہاتھ بڑھا کر وہ کالے اور سنہرے رنگ کے بڑے سائز کی البم اٹھائی اور اسے لیے صوفے پر آن بیٹھا۔ صوفے پر بیٹھ کر پیر ٹیبل پر دراز کیے اور البم گود میں رکھ کر کھولا۔ پہلی ہی تصویر پر چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی محنت تو میں نے پڑھائی میں بھی نہیں لگائی ہوگی جتنی تمہاری تصویریں بنانے اور سنبھالنے میں لگائی ہے، کہہ کر خود ہی ہنس کر سر جھٹکا۔ ایک ایک تصویر دیکھتا گیا جو وہ پچھلے 4-5 سالوں سے خود ہی بناتا اور اس البم میں سجاتا آ رہا تھا۔ 4-5 سال سے اسے ایک عادت سی ہو گئی تھی منام کی رینڈم تصویریں بنانے کی، اور پھر وہ تصویریں سنبھال کر رکھتا، لیکن نہ جانے کب دل نے کہا کہ انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا جائے، البم میں بھی اور دل میں بھی، اور پھر اس نے منام رؤف کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ہر تصویر کے پیچھے تاریخ اور وقت بھی درج کیا گیا تھا۔ سنہرے اور کالے البم میں تقریباً 100 سے زائد تصاویر تھیں، لیکن پھر بھی البم میں کافی جگہ خالی پڑی تھی اور اسے وہ وقتاً فوقتاً بھرتا رہتا تھا۔ اب بھی ٹیبل پر موجود ایک رجسٹر کے اندر سے ایک تصویر برآمد کی اور اس کے پیچھے تاریخ اور وقت لکھ کر البم میں سجا دی۔ یہ تصویر غالباً پچھلے دن کی تھی جب منام لان میں چہل قدمی کرتی اپنے موبائل میں لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور وہ بس موبائل میں مگن تھی، ادھر ادھر کسی چیز میں دھیان نہیں تھا۔ شفان اپنی ویڈیو ایڈیٹنگ کر کے اٹھا اور سیدھا ٹیرس پہ آیا تو پہلی نظر ہی اس پر پڑی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنا موبائل نکال کر وہیں سے اس کی 2-3 تصاویر لے ڈالیں، اور تصویر کھینچنے کے معاملے میں تو وہ اتنا ایکسپرٹ ہو چکا تھا کہ رینڈم تصاویر بھی اتنی اچھی لیتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ انہی میں سے ایک تصویر وہ آج صبح ہی ڈیولپ کروایا تھا اور اب اسے البم میں محفوظ کر کے البم واپس رکھ رہا تھا۔ البم رکھ کر واپس بیڈ پر دراز ہو گیا۔ مسکراہٹ تو جیسے چہرے سے چپک گئی تھی، بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ عکس تمہاری تصویر تو میرے دل پر نقش ہے۔ آنکھیں موند کر خود سے سرگوشی کی۔ اور یہ عشق ہی تھا جس نے اسے فارسی سیکھنے پر مجبور کیا تھا، کیونکہ اس کی منو کو فارسی بہت پسند تھی، اور جو منو کو پسند ہو وہ کام شفان احمد خود پر لازم قرار دے دیتا تھا۔ تھے ہم تو خود پسند بہت لیکن عشق میں، تھے ہم تو خود پسند بہت لیکن عشق میں، اب ہے وہی پسند جو ہے یار کی پسند۔ یونیورسٹی والے واقعے کو 2 دن گزر چکے تھے۔ زندگی معمول پر چل رہی تھی۔ پولیس نے چاروں سے اچھی خاصی پوچھ گچھ کی تھی۔ غزل نے یونی سے نکلنے سے پہلے ذیشان کو فون کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ ہر کام چھوڑے فوراً تھانے پہنچا اور شفان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ غزل نے رات تک دونوں کو نارمل کر لیا تھا، منو بھی سنبھل گئی تھی۔ گھر والے یہی جانتے تھے کہ منو یونی سے سیدھا غزل کے ساتھ چلی گئی تھی اور شفان اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا تھا، جہاں بائک سے گرنے پر اسے اچھی خاصی چوٹیں آئی تھیں۔ منام اب بھی یونی جا کر گھبراتی تھی، اس لیے کلاس سے باہر کم ہی نکل رہی تھی، اور شفان بھی اب زیادہ تر اس کی کلاس کے آس پاس ہی رہتا تھا، بلکہ 2 دنوں میں تو 2-3 دفعہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کے پاس کلاس میں بھی چلا جاتا، جس سے منام کو کافی حوصلہ ملتا تھا۔ آتی جاتی وہ ہمیشہ شفان کے ساتھ تھی۔ آج دونوں 1 بجے ہی یونی سے نکل گئے تھے، کیونکہ آج سے تو عید شروع ہونے والی تھی۔ آج لبنہ بیگم اپنے بچوں سمیت پاکستان آ رہی تھیں اور ہمیشہ کی طرح پھپھو کو ایئرپورٹ لینے جانے کی روایت ان دونوں کو برقرار رکھنی تھی۔ احمد صاحب اور رؤف صاحب اپنے بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ اپنی بہن کو لینے پہنچ چکے تھے اور فوراً اپنی بہن سے رابطہ کیا، جس پر لبنہ بیگم نے بتایا کہ انہیں بورڈنگ میں ابھی وقت لگے گا، اس لیے اب وہ چاروں ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں بینچوں پر بیٹھے تھے۔ دونوں بھائی آپس میں کاروبار ڈسکس کر رہے تھے، جبکہ شفان اپنے موبائل میں لگا تھا، اور وہ جو جلدی جلدی میں اپنا موبائل گھر بھول آئی تھی اب یہاں بور ہو رہی تھی۔ بس منہ اٹھائے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، یا پھر کبھی خوف سے ان بچوں کو دیکھتی جو ایئرپورٹ کے پلے گراؤنڈ میں سمجھ کر ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یا کوئی بچہ کسی چیز کی ضد میں زمین پر بیٹھا گلا پھاڑ کر رو رہا تھا۔ نانی کا گھر سمجھ لیا انہوں نے، بیزاری سے بڑبڑائی۔
दफ्तन थोड़ी दूर से किसी पर नजर पड़ी तो मन्नू मैडम का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कोई पायलट था जो अपना बैग घसीटता तेजी से चलता बोर्डिंग एरिया से निकलकर दूसरी सिम जा रहा था। ऊंचा लंबा स्मार्ट सा लश्कारे मारते पायलट यूनिफॉर्म में वो एविएशन पायलट मुनाम को किसी की शिद्दत से याद दिला गया। अलादीन, मुनाम ने बेसाख्ता कहा तो साथ बैठा शिफान मुतवज्जो हुआ। अलादीन, यहाँ अलादीन कहाँ से आया? शिफान ने उसकी नजरों का ताकुब करना चाहा जो उस पायलट के पीछे पीछे थी। काश कोई अलादीन मुझे भी अपनी मोशूम बना ले, वो तो कहीं और ही खोई हुई थी। शिफान ने हैरत से उसे देखा, फिर उसके सर पर हल्की सी चिप्त रसीद की। वो प्रिंसेस जैस्मीन थी। वो चौंकी। मैं इस अलादीन की बात नहीं कर रही, मैं नॉवल वाले अलादीन की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है सलाहुद्दीन खान की, उसने बताया तो शिफान ने माथा पीटा। यहाँ भी नॉवल? कौन सा नॉवल? और वो तुम्हें यहाँ क्यों याद आ गया? अबरूज गाए पूछा। वो असल में इस नॉवल में हीरो पायलट था ना। हाय कितना प्यारा था, और उसकी फारसी वल्ला, वो एक्साइटेड सी बता रही थी। ओह, तो इसीलिए तुम्हें फारसी पसंद है? शिफान ने कहा। वो मुस्कुराई तो शिफान ने बेसाख्ता नजर फेर कर दिल पर हाथ रखा। ये मुस्कुराहट जान ले लेगी मेरी, वो फारसी में बुड़बुड़ाया। थोड़े फासले पर नजर पड़ी तो शिफान ने खड़े होकर अपने बाबा और चचा को मुतवज्जो किया। बाबा, फूफो आ गई हैं। सब उठकर उनकी तरफ बढ़ गए। आओ बिस्मिल्लाह। मेरी धी लुबना बेगम तेज तेज कदम बढ़ाती अपने भाई तक आई, जिन्होंने उन्हें अपने साथ लगाकर सर पर प्यार दिया। क्या हाल है साडी धी दा? कोई परेशानी तो नहीं थी? सफरिच बहन को खुद से अलग करके पूछा। बिल्कुल ठीक भाईजान, तुसा ठीक हो ना? सफर दी दा हुण आदत थी गई है। बिल्कुल ठीक भाईजान, आप ठीक है ना? सफर की तो अब आदत हो गई है, मुस्कुराकर बताया और फिर रऊफ साहब की तरफ बढ़ी। आओ भाई खुशामदेद। रऊफ साहब ने भी उनके सर पर प्यार किया। बाइस मुसरत लुबना बेगम की आंखें नम हो गईं जो उन्होंने अपने दुपट्टे के पल्लू से खुश की। अस्सलाम वालेकुम मामू। मंशा ने अदब से सलाम किया तो अहमद साहब ने उसे अपने साथ लगाया। आगे मेरे बच्चे जीते रहो। उन्होंने दूसरा बाजू फैलाया तो 13 बरस का दुबला पतला सा मांस उनके बाजू में समा गया। फूफो, अब तो आपको जल्दी नहीं जाने देना, हमने बता रहे हैं बस। शिफान और मुनाम अपनी फूफो से मिलने के बाद एक साथ कहा तो वो हंस दी। हाय अल्लाह, मंशू कैसी हो? मैं इतनी खुश हूं ना आज बता नहीं सकती। मुनाम झट से मंशा के गले लगी तो वो भी मुस्कुरा दी। मंशा बिल्कुल अपनी माँ जैसी थी, खूबसूरत नकुश वाली शलवार कमीज में दुपट्टा शानों पर फैलाए अच्छी लग रही थी। हाय अल्लाह, दाऊद मैं तुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुआ, शिफान ने बिल्कुल मुनाम की तरह जोश से कहकर आखिर में मुंह बनाया तो दाऊद ने उससे बगलगिर होते धप रसीद की और सब उसकी शरारत पर हंस दिए। बस कर ड्रामे, वो खा जाएगी तुझे। दाऊद ने मुनाम की शिफान की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते पाकर उसे तंबीह की तो वो मन्नू को देखकर शरारत से मुस्कुरा दिया। मुनाम गुस्से से नजरें फेरकर माज की तरफ मुतवज्जो हो गई। ओए लड़के, तुम तो 2 ही साल में मुझसे भी लंबे हो गए हो। वैसे देखे ना फूफो, माज कितना हैंडसम होता जा रहा है। मुनाम ने प्यार से उसका गाल खींचा तो वो हमेशा की तरह शर्मा गया। अच्छा चलो भाई, यहीं गर्मी में खड़े रहना है क्या? अहमद साहब ने सबको चलने का कहा। ये मुझे दो। शिफान ने दाऊद से ट्रॉली लेनी चाहिए। अरे नहीं यार, मैं कर लूंगा, वो इनकार करने लगा। चल बे, बीएफ नहीं हो तेरा जो ऐसे नखरे दिखा रहा है। शिफान ने जबरदस्ती उसे ट्रॉली पकड़ी और तीनों लड़के साथ साथ चलने लगे। उनसे आगे मुनाम और मंशा एक दूसरे का हाथ पकड़े बातों में मगन चल रही थी जब शिफान की शरारती रग फड़की। हट जाओ लड़कियों, जहाज आ गया। ट्रॉली को तकरीबन भगाते हुए आगे बढ़ा तो वो डरकर तेजी से अलग हुई। इससे पहले कि ट्रॉली इन दोनों में आकर लगती, उनके बीच से गुजरकर अब वो तीनों उनकी सहमी शक्लें देख कहके लगा रहे थे। बेवकूफो, ये तुम्हारे फादर साहब का रनवे है जो यहाँ जहाज आएगा। अब वो उनका मजाक उड़ा रहा था। शिफान के बच्चे वो दोनों गुस्से से उसकी तरफ दौड़ी जो हंसता हुआ आगे भाग निकला। जून के तपते दिन थे। गर्मी और हब्स मुल्तानियों को पागल किए दे रहा था। ऊपर से घंटे घंटे भर की लोड शेडिंग। गर्मी ने हर किसी को चिड़चिड़ा कर दिया था। जिससे बात करो वो काट खाने को दौड़ता था। ये कमबख्त गर्मी सबके दिमाग गर्म किए हुए थी। ऐसे में सखावत मंजिल के पोर्च में से जनरेटर चलने की आवाज आ रही थी और लाउंज से उनके शोर शराबे की जो लाउंज के सेंटर टेबल पर लूडो बिछाए खेल कम और शोर ज्यादा कर रहे थे। दाऊद और शिफान दोनों शॉर्ट्स पर आधे आस्तीन की टी शर्ट्स पहने बैठे थे। शिफान के बाल आज भी माथे पर बिखरे थे। मुनाम और मंशा दोनों लॉन के सादा से हल्के फुल्के जोड़ों में मलबूस बालों के जुड़े बनाए खेल में गुम थी। बिजली का 1 पौन घंटा हो चुका था और जनरेटर से सिर्फ पंखा ही चलता था। जैसे लगता था कि आज नशे में चल रहा है। तभी वो चारों पसीने में शराबूर थे। लड़के रज रज के बेईमानी कर रहे थे और वो एहतजाजन चीख रही थीं। आखिरकार 15 मिनट गुजरे और जैसे ही बिजली आई उनका खेल भी अख्ताम पजीर हुआ। चलो भाई मंशा, चीज खिलाओ हमें, शिफान ने टांगे फैलाते हुए कहा क्योंकि मंशा हार गई थी और अब उसी शर्त के मुताबिक इन सबको चीज खिलानी थी। आपी, मैं आपका पर्स लेकर आता हूँ। माज जो सोफे पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था, चीज का नाम सुनकर मंशा के कहे बगैर उसका पर्स लेने भाग गया। ओए शेर लगाए भरा,
शिफान ने हंसते हुए मास्क को फ्लाइंग किस दी जो कमरे से मंशा का क्लच लेकर आया था। अच्छा ये तो डिसाइड करो खाना क्या है, मंशा ने कहा तो सब सोचने लगे। गोलगप्पे खाते हैं, मन्नू ने कहा कि सब मान गए। ऐसे में वो मेहमान थी तो हल्के में छूट गई, वरना शिफान मियाँ लार्ज पिज्जा या जिंगर बर्गर के अलावा छोड़ते नहीं थे। चल उठ काके ले आए गोलगप्पे, शिफान ने उठते हुए दाऊद को कहा। खट्टा पानी जरूर लाना। शिफान ने पोर्च में अपनी बाइक स्टार्ट की तो मुनाम की आवाज आई, चुटखोरी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। चलो लड़कियों जल्दी गोलगप्पे बनाओ। ठीक 12 मिनट बाद वो गोलगप्पों का अलग अलग सामान ले आए थे। दोनों लड़कियों ने किचन में जाकर ट्रे में गोलगप्पे बनाए, जग में खट्टा पानी डालकर उसमें बर्फ डाली और बर्तन इकट्ठे किए लॉन्ज में ले आई, जहां अब तीनों बड़ी खवातीन भी बैठी थीं, जो गोलगप्पों का नाम सुनकर ही बाहर आ गई थीं। नतीजे कहीं के सबसे पहले शिफान और दाऊद अपनी प्लेट बनाए एक दूसरे के मुकाबिल बैठकर खाने लगे। मुनाम और मंशा सबको प्लेटें बनाकर दी और आखिर में अपनी प्लेट बनाए इंसाफ करने लगी। वहाँ मेरे बच्चों आज तो दिल खुश कर दिया, इतने अरसे बाद ये नसीब हुए हैं, लुबना बेगम ने मजे लेकर खाते हुए कहा। तो और क्या, याद है 3-4 साल पहले सलमान की शादी पर खाए थे। महनाज बेगम ने किसी दूर के रिश्तेदार की शादी याद करवाई। हाँ लेकिन वहाँ तो शर्मा शर्मी में एक आधी खाया था, और वो मूवी वाला भी तो सर पर ही ऐसे खड़ा था जैसे मूवी बनाने के पैसे ही हमसे ले रहा है। लुबना बेगम की बात पर वो तीनों हंस दी। चले ये ले, आज दिल खोल कर खाएं। मुनाम ने एक बार फिर उनकी प्लेटें भरी जो बड़े शौक से खा रही थीं। इसी पल फ्लैश लाइट ऑन हुई और उन्होंने घबरा कर सामने देखा, जहाँ शिफान इन्हीं पर कैमरा फोकस किए खड़ा था। हाय अल्लाह जलील इंसान, हम एवं इस मूवी वाले को कोस रहे हैं, लुबना बेगम ने खुफगी से कहा। तो वो खुलकर हंस दिया। देखें तो फुफो, आप कितनी प्यारी आई हैं। अभी बनाई तस्वीर दिखाई जिसमें वो गोलगप्पा मुंह में डाले बैठी थी। अब ये तो मैं फूफा को सेंड करूंगा, उसने शरारत से कहा। हाँ क्यों, मेरे बेचारे खामद का दिल दहलाता है, उनका तो त्राह निकल जाना है, उन्होंने खुद ही हंसते हुए कहा तो सबने कहका लगाया। उसी पल शिफान ने इन तीनों की एक और पिक्चर क्लिक की जिसमें वो तीनों खवातीन हंस रही थीं। माशाल्लाह माएँ हंसी हुई कितनी प्यारी लगती हैं। नरम तासरात के साथ तस्वीर देखता हुआ मुस्कुराया और फिर ऐसी कई रैंडम तस्वीरें ली। किसी में किसी का मुंह खुला था तो कोई गोलगप्पा मुंह में ठूसे बैठा था। शिफान भाई मेरी भी बनाए। मास गोलगप्पा हाथ में पकड़े और मुंह में डालने का पोज बनाया तो शिफान ने हंसते हुए उसकी तस्वीर खींची। वाह, वो एक कॉन्फिडेंस तो हो तो ऐसा। शिफान का कैमरा पकड़े हाथ बेसाख्ता मन्नू की तरफ घुमा और वो जो सबके गिलासों में खट्टा पानी डाले बाकी सब बचे हुए जग ही को मुंह लगाए पी रही थी। शिफान की हरकत पर तिल मिला गई। शिफान क्या बदतमीजी है यार, पास पड़ा लूडो का डब्बा खींच कर शिफान को दे मारा, लेकिन सच शुक्र शिफान ने सरस से कैच किया, वरना डब्बा शरीफ मुंह को सलामी दे जाता। मन्नू उठो, बर्तन समेटो। उनकी जंग शुरू होती देख महनाज बेगम ने हुक्म दिया। मुनाम बर्तन इकट्ठे करने लगी। दिखाओ मैं हेल्प कर देती हूँ, मंशा ने ऑफर की तो मुनाम ने बाखुशी सारे बर्तन मंशा को पकड़ा दिए। चलो फिर ये सारे ले जाओ और ऐसा करना धो भी देना। मुनाम खुद हाथ झाड़कर आराम से बैठ गई तो महनाज बेगम का हाथ जूते तक गया, लेकिन फिर वो लिहाज कर गई। मेरी हसरत ही रह जाएगी कि कभी मेरी औलाद मुझे शर्मिंदा ना कराए। उन्होंने उसे घुर कर देखा। अच्छा चलो क्या हुआ, फिर मंशा कोई पराई थोड़ी है, और वैसे मेरी औलाद भी इतनी अच्छी नहीं कि बर्तन धोने ही खड़ी हो जाएगी। लुबना बेगम की बात पर महनाज बेगम ने हंसकर नफी में सर हिलाया। जो उनका वस था और दिन मजीद हफजदा हो गए थे। ऐसे में सखावत मंजिल के मकीन सर शाम ही गाड़ियों में बाजार के लिए निकल गए थे। अगले माह के शुरू में ईद थी और अभी तक किसी ने शॉपिंग नहीं की थी, इसलिए आज शहनाज बेगम ने सबको हुक्म दिया कि आज ही से सब अपनी ईद की तैयारियां शुरू कर दें ताकि बाद में किसी की कोई चीज रह ना जाए और कोई मसला ना हो। शिफान के साथ दाऊद और घर की तीनों बड़ी खवातीन थीं, जबकि मुनाम और मंशा के इसरार पर गजल भी उनके साथ शॉपिंग के लिए निकली थी। उसकी गाड़ी में मुनाम, मंशा और माज थे। दफ्तर शाम के 5:30 बजे दोनों गाड़ियां सखावत क्लॉथ सेंटर के सामने रुकी। लड़के खवातीन को छोड़कर खुद घूमने फिरने निकल गए क्योंकि उनकी शॉपिंग पहले ही हो चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम। दुकान में दाखिल होकर सबने सलाम किया तो शाम की चाय से लुत्फानंदोज होते रऊफ साहब और अहमद साहब ने उन सबका खैर मकदम किया। पापा आज तो मैं यहाँ से 2-3 सूट लेकर जाऊंगी, आप देंगे ना? मन्नू ने बड़े लाड से अपने पापा से कहा तो उन्होंने उसे अपने साथ लगाया। हाँ बिल्कुल, 2-3 क्या 4-5 सूट ले मेरी गुड़िया, बस उनकी पेमेंट यहाँ देती जाना। उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कैश काउंटर की तरफ इशारा किया तो सब हंस पड़े। नहीं फिर एक ही काफी है, मुनाम ने मुंह बनाया तो रऊफ साहब फिर शरारत से हंस दिए। अच्छा आओ भी सब पसंद कर लो, कामी कपड़े दिखाओ सबको, छोटे क्रीम चाट की प्लेटें बनवा लाओ। रऊफ साहब ने बारी बारी अपनी दुकान के लड़कों को हुक्म जारी किए। कपड़ों के बाद बारी आई जूतों और ज्वेलरी की तो खवातीन ने सारी गर्देजी मार्केट का चक्कर लगाया। 2-3 दुकानों से जूते पसंद किए और फिर ज्वेलरी के स्टॉल पर सब अपने अपने कपड़ों से ज्वेलरी मैच करने लगे। सब ने अपनी अपनी चूड़ियां, कांटे, अंगूठियां और मुख्तलिफ चीजें पसंद कर ली, लेकिन मुनाम से तो अभी तक चूड़ियां ही मैच होने में नहीं आ रही थीं। लड़के भी आवारा गर्दी करके आ गए थे और अब गर्मी और भूख से दोहरे हो रहे थे।
अब बस भी कर दे, हमें भूख लग रही है। शिफान ने तंग आकर कहा। अच्छा ना, वैसे तुम्हें कब भूख नहीं लगती? मुनाम ने चिढ़कर कहा। अच्छा चलो, अभी कुछ दिन बाद आकर ले लेना चूड़ियाँ, ईद कौन सा कल है। महनाज बेगम के कहने पर वो जो पहले ही चिड़चिड़ी हो रही थी मजीद रोने वाली हो गई। अच्छा आप लोग चलकर गाड़ी में बैठे, मैं इसे लेकर आता हूँ। शिफान ने सबको जाने का कहा क्योंकि सभी पसीने में शराबूर थे। इधर दिखाओ। मुनाम के हाथों से दुपट्टा लिया जिसके साथ वो चूड़ियां मैच करने की कोशिश कर रही थी। शिफान संजीदगी से चूड़ियों के स्टॉल पर नजर दौड़ा रहा था और मुनाम उलझी सी उसे देख रही थी। आज ये क्या खाकर आया है जो मुझे चूड़ियां मैच करवा रहा है? अजीब बात है। एक सेट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसका साइज चेक कर लो। मुनाम हकदक सी उसे देखे गई। ये उसे क्यों नजर नहीं आई जो दुपट्टे से परफेक्ट मैच हो रही थी। मन्नू यार, अब मैं यहीं छोड़ जाऊंगा तुम्हें। मन्नू का कोई रद्द-ए-अमल ना होता देख वो खुद ही उसका हाथ पकड़ के 4 चूड़ियां पहनाने लगा, जिस पर मन्नू के साथ साथ स्टॉल पर खड़े छोटे लड़के का भी मुंह खुल गया। उसने तो बाकायदा कानों को हाथ लगाया। सर शुक्र कि कोई उनकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। मैं उतार लूंगी। शिफान ने साइज की तसल्ली कर ली तो मुनाम ने होश में आते अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया। दिल तो जाने कानों में धड़कने लगा था। वो बिला वजह ही घबराहट का शिकार हो रही थी। शिफान ने कोई पहली दफा तो हाथ नहीं पकड़ा था, फिर ऐसी हालत क्यों हो रही थी? मुनाम खुद समझने से कासिर थे। दर्जन पैक कर दो छोटे। चूड़ियां पैक करवाकर पेमेंट की और मुनाम को चलने का कहा। वो सर झुकाए अपनी हालत समझने की कोशिश करती उसके पीछे पीछे चल रही थी जब तेज से चलते शिफान ने एक बार फिर उसका पसीने से तर हाथ पकड़ा। जल्दी चलो, हमने आज ही पहुंचना है। जल्दी जल्दी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मन्नू तुम्हारी वजह से देर हो रही है, अब तुम जिंगर खिलाओगी मुझे, शरारत से कहता उसका हाथ पकड़े गाड़ी के करीब आया तो 2 लोगों ने गाड़ी के अंदर से पहले शिफान को देखा, फिर उसके साथ गुमसुम सी मन्नू को जो शिफान की फरमाइश पर पहली दफा उससे लड़ नहीं रही थी, वरना वो इतनी बातें सुनाती थी कि शिफान हाथ जोड़कर कहता, अच्छा बीबी मैं खुद ही मंगा लूंगा, मेरी तौबा जो आइंदा कोई फरमाइश की तुमसे। शिफान ने उसका हाथ छोड़ा तो वो फटाफट गजल की गाड़ी में जाकर बैठ गई। सीटी पर धुन बजाता वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब बाहर से आती एक आवाज पर ठठक कर रुका और फिर मुनाम के कमरे का दरवाजा खोलकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ अंदर झांका। कमरा इस वक्त खाली था क्योंकि मुनाम को अभी वो खुद उसकी किसी सहेली के घर छोड़कर आया था। लुबना बेगम अपने बच्चों के साथ अपने देवर के यहाँ गई हुई थी। शहनाज और महनाज अपने कामों में मसरूफ थी। उसके पास मौका था अपना बदला लेने का, और वो ये मौका जाने कैसे देता। लाख मोहब्बत सही, लेकिन बदला तो लेना था ना दुश्मने जान से। और शिफान अहमद को अंदाजा नहीं था कि ये बदला उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। मगरिब की अजान के चंद मिनट बाद मुनाम अपने कमरे में दाखिल होती नजर आई। अभी कुछ देर पहले ही वो अपनी सहेली के घर से वापस आ रही थी और कुछ देर नीचे अपनी मम्मा रानी के साथ गप्पे लगाने के बाद ऊपर अपने कमरे में आई थी। बाथरूम जाते हुए वो ठठक कर रुकी और सरहद से गर्दन मोड़कर अपनी बुक शेल्फ को देखा तो हाथ सीधा दिल पर पड़ा। कितनी देर वो सुन सी खड़ी अपनी खाली पड़ी बुक शेल्फ को देखे गई और फिर समझ आने पर बिजली किसी तेजी से नीचे को भागी। मम्मा मेरी बुक्स कहाँ हैं? किचन में खड़ी तवे पर रोटी डालती महनाज बेगम के सर पर जा पहुंची। हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारी किताबों का तुम्हारे बैग में होंगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा जो बिल्कुल हवास बाख्ता थी। मम्मा मैं नॉवेल्स की बात कर रही हूँ, मेरी बुक शेल्फ बिल्कुल खाली है, परेशानी से बताया। लो जी, मुझे लगा मेरी बेटी को पढ़ने का शौक हो चला है, मेरी दुआएं रंग ले आई हैं, पर यहाँ रोला फिर उन्हीं मुए नावलों का है। वो खुबगी से कहने लगी तो मुनाम ने माथे पर हाथ मारा। यार मम्मा बाद में अपना प्रोग्राम कर लीजिएगा, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ। परेशानी से होंठ काटने लगी। मुझे क्या पता, खुद ही कहीं रखी होंगी अपने कुतब खाने में, दाखिल होने भी देती हो किसी को। उन्होंने रोटी पलटते हुए कहा। यार मम्मा अब बता भी दें, अगर आपने जलाकर राख कर दी हैं मेरी किताबें, क्योंकि इस घर में आपसे ज्यादा कोई दुश्मन नहीं मेरे नॉवेल्स का। मुंह बनाकर कहा, लेकिन फिर अपनी ही बात पर चौंकी और किचन में दाखिल हुई। शहनाज बेगम की तरफ पलटी। आनी मेरे जाने के बाद शिफान कहाँ था? बेताबी से पूछा। वो तो तुम्हें छोड़कर आया तो सीधा ऊपर ही गया था, उन्होंने याद करके बताया। उसके बाद नीचे आया था किसी काम से, खुद सोचते हुए पूछा। हाँ, वो कुछ चीजें रद्दी वाले को देने गया था, मैंने कुछ रद्दी का सामान देना था। शहनाज बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले वो धड़ धड़ करती सीढ़ियां चढ़ गई और धाड़ की आवाज से शिफान के कमरे का दरवाजा खोला तो वो गीले बदन पर शर्ट चढ़ाता चौंका। क्या है, कोई तमीज है? आंधी तूफान बनी घुसी आती हो, घुर कर कहने लगा। शिफान मेरी बुक्स कहाँ हैं? गजबनाक तासरात लिए आगे बढ़ी तो उसके दिमाग ने सिग्नल दिए कि लो बेटा अब शामत की तैयारी पकड़ो। मुझे क्या पता तुम्हारे बैग में होंगी, अनजान बनकर शाने उचकाए। शिफान मैं अपने नॉवेल्स की बात कर रही हूँ, कहाँ गए वो मेरी बुक शेल्फ से? अब की बार वो चीखी। लो बताओ भला, मैं तो जैसे सुबह शाम नॉवल पढ़ता हूँ ना, जो मुझे पता होगा। बेनियाजी से कहकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तुमने मुझसे सब्सक्राइबर्स वाला बदला लिया है ना? ठंड तो पड़ गई होगी कलेजे में, वो गुस्से से फुंकारी। तो शिफान ने पलटकर हैरत से उसे देखा। मेरे सारे नॉवेल्स जो मैंने 1-1 रुपए इकट्ठे करके खरीदे थे, जो मेरी छोटी छोटी खुशियां थे, जो मेरे कमरे की रौनक थे,
جن کے لیے میں سارا دن مما کی ڈانٹ پھٹکار برداشت کرتی تھی، ایک ایک ناول کو اپنی بک شیلف میں سجاتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، اور وہ سب تم نے چند ٹکوں میں بیچ دیے، صرف ایک بدلے کی خاطر۔ تم نے اچھا نہیں کیا شفان احمد، میرا کمرہ ویران کر دیا۔ اب جب میں شیلف کو دیکھوں گی تب مجھے دکھ ہوگا، رونا آئے گا، پر اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ غم و غصے سے وہ رو پڑی تھی۔ منو یار میری بات سنو، میں لا دوں گا نا۔ اس کی بات سننے سے پہلے ہی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اور شفان کو احساس ہوا کہ جن آنسوؤں کی وجہ بننے والوں کو وہ سبق سکھاتا تھا آج خود وجہ بن گیا تھا۔ سر پکڑ کر وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ تجھے کیا موت پڑی تھی یہ کرنے کی؟ لعنت ہو تجھ پر شفان احمد، غصے سے ماتھا پیٹا۔ صبح 8 بجے کے قریب بادلوں نے آسمان پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہواؤں نے خوشگوار موسم کی نوید سنائی تو کچھ ہی دیر بعد بادلوں نے برسنا بھی شروع کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، ملتانیوں کی تو عید ہو گئی۔ اتنی شدید گرمی کے بعد بارش نے ملتان کو شرف بخشا تھا۔ کروٹ بدلتے شفان کی آنکھ کھل گئی۔ مندی آنکھیں جب کھڑکی تک گئیں تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلتا ٹیرس پر آیا اور ہاتھ آگے کر کے بارش کی بوندوں کو مٹھی میں قید کرنا چاہا۔ کھلی ہوا میں لمبا سانس کھینچا تو اندر تک ٹھنڈک سی اتری۔ واپس کمرے میں آ کر ایک خیال کے تحت داود کو جگانا شروع کیا۔ داود اٹھ یار۔ اس کا بازو ہلایا لیکن وہ بے سدھ سویا رہا۔ داود پکوڑے بن رہے ہیں، اٹھ جا، شفان نے اونچی آواز سے کہا تو پٹ سے داود کی آنکھیں کھلیں۔ اٹھ جا لالے، باہر بارش ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ بارش رک جائے پکوڑے بنوا لیتے ہیں۔ شفان منہ ہاتھ دھو کر ٹی شرٹ بدل رہا تھا جب داود بھی باخوشی اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ شفان نیچے آیا تو احمد صاحب لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم فادر صاحب۔ انہیں سلام کر کے سامنے صوفے پر ٹک گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، آج خیر تو ہے؟ سورج کے ساتھ ہی نکل آئے ہو، ورنہ دن ڈھلنے تک آپ کا اتا پتہ نہیں ہوتا۔ چھٹی والے دن اینک کے پیچھے سے گھور کر اپنے اکلوتے سپوت کو دیکھا۔ وہ بارش ہو رہی ہے نا، اس لیے پکوڑوں کی خوشبو نے جگا دیا۔ وہ کھسیا گیا۔ پکوڑے وہ نہیں بن رہے آج بیٹے؟ انہوں نے اخبار پر نظریں ٹکائے کہا۔ وہ کیوں؟ شفان نے حیرت سے پوچھا، ورنہ بارش کے ساتھ ہی سخاوت ویلا میں پکوڑوں کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ باہر جا کر پوچھو۔ ان کے کہنے پر وہ برآمدے میں آیا جہاں ایک چارپائی پر تینوں بڑی خواتین ہاتھوں میں چائے کے مگ لیے محوے گفتگو تھیں۔ داود بھی شفان کے پیچھے تھا۔ تینوں نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو آج معمول کے برعکس جلدی اٹھ گئے تھے۔ یا اللہ، کیا میری مراد پوری ہوگی کہ میرا بیٹا آج اتنی جلدی اٹھ گیا؟ شہناز بیگم نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جی کیوں نہیں، ویسے آج پکوڑے نہیں بن رہے، خیر تو ہے؟ شفان نے اپنی ماں کے کندھوں پر بازو دراز کیا تو انہوں نے اس کی بات پر خفگی سے اس کا بازو پرے کیا۔ ہاں میں بھی کہوں آج یہ انہونی ہو کیسے گئی؟ کوئی پکوڑے شکوڑے نہیں بن رہے آج؟ کیا ماؤں کو حق نہیں ہے کہ وہ موسم انجوائے کرنے؟ گرمی ہو یا سردی ماؤں نے بس چولہے پر ہی جلنا ہوتا ہے۔ داود اور شفان ان کی خفگی پر خسیانی ہنسی ہنس دیے۔ اچھا مما غصہ نہ کریں، ہم باہر، میرا مطلب ہے کہ ہم خود بنا لیتے ہیں نا۔ اندر سے آتے منام کو دیکھ کر وہ بات بدل گیا۔ منام اور منشا کو ماس پکوڑوں کی لالچ دے کر جگایا تھا۔ ہاں آج جو کرنا ہے خود کرو، ہم تو ابھی فی الحال کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے والی۔ تم لوگوں کو بھی پتا چلے کچن میں کھڑے ہونا کیا ہوتا ہے۔ مہناز بیگم نے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا۔ چلو یار لیٹس ڈو اٹ۔ داود کے ساتھ یہ کچن کی طرف بڑھ گیا جب اندر سے رؤف صاحب کی آواز آئی۔ مال پوڑے کتھا ہیں بھائی؟ مال پوڑے کہاں ہیں بھائی؟ مہناز بیگم نے سر پر ہاتھ مارا۔ بچوں کو کیا کہیں، یہاں تو بڑے ہی آرام نہیں کرنے دیتے۔ ہر دفعہ کی یہی کہانی تھی، یہاں بارش کی بوندیں گرتی وہاں سب کی فرمائش شروع ہو جاتی اور عورتیں بیچاری سارا وقت مختلف ہی چیزیں بناتی رہتی اور جیسے ہی فارغ ہو کر بارش انجوائے کرنے آتی وہاں بارش ختم ہو جاتی۔ اس لیے آج وہ تینوں پکے ارادے سے بیٹھی تھیں۔ رؤف صاحب بارش کے موسم میں میدے کی میٹھی پوریاں ضرور بنواتے تھے، آج بھی فرمائش آ گئی۔ آپ بیٹھے مامی، میں اور منو بنا لیں گے، منشا کہہ کر فوراً منام کا بازو پکڑے کچن میں گھسیٹ لائی جہاں دونوں لڑکے پہلے ہی سوچ وچار کر رہے تھے کہ آخر یہ پکوڑے بنتے کیسے ہیں۔ منشا میڈم آپ کو یہ پتا ہے مال پوڑے کہتے کس کو ہیں؟ منام نے ایک ہاتھ کمر پر جما کر ابرو چکائے منشا کھسیا گئی۔ نہیں، منام نے خفگی سے اسے دیکھا۔ تو پھر آپ اتنے جوش سے بنانے کیا آئی ہیں؟ منشا بیچاری سی شکل بنا کر رہ گئی۔ یوٹیوب کچن میں موجود چاروں افراد نے اتفاقاً ایک ساتھ کہا۔ چاروں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ شفان کو لگا کہ آج اتنے دنوں بعد جلتے پر ٹھنڈی پھوڑ سی پڑی ہو۔ پچھلے 10 دن سے وہ اس سے مکمل لاطلقی اختیار کیے ہوئے تھی۔ شفان کا سامنا کرنے سے وہ گریز برت رہی تھی اور شفان کو یہ بات بے چین کیے دے رہی تھی۔ آج سے پہلے 2 گھنٹے سے زیادہ شفان سے ناراض نہیں رہتی تھی اور اب کہاں 10 دن۔ فائنلی پکوڑے تیار ہو ہی گئے تھے۔ یوٹیوب سے دیکھ کر کچھ جلے تو کچھ کچے پکوڑے وہ دونوں تیار کر ہی چکے تھے، جبکہ دوسری طرف منو اور منشا ابھی بھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ یار ویسے اس کے ساتھ چائے بھی ہونی چاہیے تھی۔ داود کی بات پر شفان نے اسے تگڑی گھوری سے نوازا کہ اب نیاز شوشانہ چھوڑ، چل بھئی ہمارا کام بھی ہو گیا۔ منشا نے کہا۔ داود سب سے پہلے پکوڑوں کی ٹرے اٹھائے باہر نکل گیا کیونکہ
چاہے باہر موسم اچھا تھا پر اتنی دیر چولہے کے آگے کھڑے رہنے سے چاروں کی حالتیں خراب ہو رہی تھیں. ایسے بھی ان کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا. منشا بھی ٹرے اور برتن ٹرالی میں سجا کر باہر لے گئی جبکہ منام سارے گندے برتن سنک میں رکھنے لگی ورنہ اماں نے ہر لحاظ بلائے طاق رکھ کر اچھی خاصی بےعزتی کر دینی تھی. شیفان بلا وجہ وہاں کھڑا رہا. جب منشا چلی گئی تو وہ بھی کچن سے نکلتے ہوئے چوکھٹ میں رکا. جلدی باہر آ جانا, کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی تمہارے بغیر. میرا مطلب ہے ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے گی. منام کی حیرت سے گھرنے پر وہ فوراً بات بنانے لگا. پاگل جیا. منام اس کی پیٹھ کو گھرتے ہوئے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر خود ہی سر جھٹک دیا. صبح کی بارش اب تھم چکی تھی لیکن ہوائیں برقرار تھی. موسم ابھی بھی خوشگوار تھا. صبح ہی موسم دیکھ سب کا پکنک کا پلان بن گیا اور پھر یہ موقع نہ جانے کب ملتا, اس لیے 2-3 ڈشز گھر سے بنا کر سخاوت منزل کے مکین دوپہر کو ہی نکل پڑے تھے. ایک گاڑی اور ایک ہیوی بائک ساتھ ساتھ عسکری پارک کی پارکنگ میں رکی. شیفان اور داود بائک سے اتر کر گاڑی سے سامان نکالنے لگے جبکہ رؤف صاحب سب کو لے کر ٹکٹ لینے بڑھ گئے. انٹرنس ٹکٹ لے کر وہ لوگ داخل ہوئے جہاں سامنے ہی ایک بڑی سی جھیل تھی, اس لیے اسے عسکری پارک اور جھیل دونوں کہا جاتا تھا. شروع میں جھیل کے مقابل کھانے پینے کی چیزوں کے سٹالز لگے تھے. سٹالز کے آگے دائرے میں کرسیاں رکھی تھیں جو آج تقریباً بھری ہوئی تھیں. سٹالز کی قطار ختم ہوئی تو دائیں طرف خالی میدان آ گیا. میدان کافی بڑا تھا اور اس کی سرسبز گھاس بارش کے بعد دھلی دھلائی سکون بخش لگ رہی تھی. وہ لوگ سیدھا گھاس پر اتر گئے. شیفان اور داود بھی آ چکے تھے. پہلے سامان میں سے بڑی سی چادر نکال کر گھاس پر بچھائی. جوتے ایک طرف اتار کر سب چادر پر بیٹھ گئے. پہلے کھانا کھا لیتے ہیں, 2 بج رہے ہیں, پھر جتنا مرضی گھوم پھر لینا. رؤف صاحب نے کہا تو شہناز بیگم اور مہناز بیگم نے کھانا نکالا. منو پلیٹس نکالو بیٹا. شہناز بیگم کے کہنے پر اس نے فٹافٹ پلیٹیں اور گلاس نکال کر سب کے آگے رکھے. منو کوک بھی نکالو نا ساتھ. پلیٹ میں بریانی ڈالنے کے بعد رؤف صاحب نے کہا جو کوک کی شوقین تھے کبھی تو چھوڑ دیا کریں, دیکھیں کتنی توند نکلتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے. مہناز بیگم ناراض ہوئی تو وہ ہنس دیے. ارے بیگم یہ کوک کی وجہ سے تھوڑی ہے, یہ تو بیٹھے رہنے سے نکل آتی ہے. وہ ہمیشہ سے یہی کہتے تھے. منام نے گلاس میں کوک ڈالی تو وہ اپنی بیگم کے ہاتھ کی چٹپٹی بریانی کے ساتھ کوک کے گھونٹ بھرنے لگی. مہناز بیگم نے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا. ایک طرف منشا اور منام کھانے کے ساتھ باتوں کا شغل فرمانے لگیں جبکہ دوسری طرف داود اور شیفان کو تو بس کھانے سے مطلب تھا. معاذ نے جلدی کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا. ماموں میں وہ دیکھ کر آؤں. اس نے کھڑے ہوتے رؤف صاحب سے اجازت مانگی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا. ہاں جاؤ لیکن یہیں سامنے رہنا. ان کی بات سنتا وہ سامنے بھاگ گیا جہاں کچھ فاصلے پر فوجی ٹینک کھڑا تھا. اس کے آس پاس بچوں کا رش تھا. کوئی اس کے اوپر چڑھا تھا تو کوئی اس کے ارد گرد بھاگ کر اپنے ساتھی کو پکڑنے کی کوشش میں تھا. چلو بھی یہیں بیٹھنے کے لیے آئے ہو کیا, اٹھو اس طرف چلیں. تھوڑی دیر بعد ہی سب کھانے سے فارغ ہو گئے. سارا سامان سمیٹا. شیفان انہیں وہیں بیٹھا دیکھ کہنے لگا اور اٹھ کر آگے بڑھ گیا جہاں ابھی معاذ گیا تھا. منام منشا اور داود بھی اس کے پیچھے ہو لیے. بڑے سب وہیں بیٹھے گپ شپ کرتے رہے. وہ لوگ وہاں پہنچے تو شیفان اپنا کیمرہ ہاتھ میں لیے معاذ کے ساتھ غالباً کوئی ویڈیو بنا رہا تھا. داود بھی اس کے پاس چلا گیا. منام اور منشا ایک طرف کھڑی ہو کر اپنی سیلفیاں بنانے لگیں. گائز میں کافی دنوں سے کوئی ولاگ نہیں بنا پا رہا تھا اس لیے آج چھوٹا سا ولاگ پیش خدمت ہے. ہم آئے ہیں آج عسکری پارک جہاں میرا تو بچپن گزرا ہے لیکن یہ میرے برگر بھائی کوئی دوسری دفعہ آئے ہوں گے. تو یہ ہے میرا چھوٹا بھائی معاذ اور یہ ہمارا برگر بچہ داود. شیفان نے ہنستے ہوئے ولاگ میں ان کا تعارف کروایا تو داود گھرنے لگا. داود نے اچانک اس کے ہاتھ سے کیمرہ چپٹ لیا. یہ کیمرے کا مذاق نہیں ہے. شیفان نے واپس لینا چاہا. آج میں بناتا ہوں تیرا ولاگ. داود نے کیمرہ ایک اینگل پر سیٹ کرتے کہا. بس پھر گئے میرے ویوز تیل لینے. شیفان نے منہ بنایا. وہیں موجود ایک کھیلتے کودتے بچے کے سر سے ٹوپی اچک لی تو وہ جو اپنے ساتھی کے پیچھے بھاگ رہا تھا ایک دم رک کر اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا اور اگلے ہی لمحے شیفان کے ہاتھ میں ٹوپی دیکھ کر رونے کی تیاری پکڑنے لگا تھا. یہ دیکھ لیں آپ کا موسٹ کول اینڈ ڈیشنگ یوٹیوبر باہر نکل کر ہمیں ذلیل کرواتا ہے. بچے نے ایک دم ہی زور سے رونا شروع کیا تو شیفان نے فوراً اس کی ٹوپی اس کے سر پر واپس رکھ دی اور خود 9-2-11 ہو گیا. اس سے پہلے کہ بچے کے والدین آ جائیں داود بھی جلدی سے وہاں سے کھسک لیا. وہاں سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر جوائے لینڈ بنایا گیا تھا جہاں ہر قسم کے چھوٹے بڑے جھولے لگائے گئے تھے. اچھے موسم اور چھٹی کے دن کی وجہ سے وہاں بھی فیملیز کا خاصا رش تھا. اس رش سے نکل کر وہ پانچوں آگے چلتے گئے جہاں ایک کچی جگہ تھی اور دور سے ہی اس جگہ پر 2-3 گھوڑے کھڑے دکھائی دیتے تھے. وہ لوگ گھوڑوں کے قریب گئے تو شیفان گھوڑے والے کو پیسے دے کر ایک ہی جس میں گھوڑے پر سوار ہو گیا. معاذ یہ کیمرہ پکڑو میں ابھی آیا. داود کیمرہ معاذ کو پکڑا کر خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اب وہ دونوں اس لمبے سے کچے ٹریک پر گھوڑے دوڑا رہے تھے. داود کو گھوڑے کو کنٹرول کرنے میں تھوڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ اس کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا جبکہ شیفان تو کئی بار یہ کر چکا تھا. 2 راؤنڈ لگا کر آئے تو معاذ نے بھی گھڑ سواری کی فرمائش کی. اوئے منو ہم بھی کریں ہارس رائڈنگ. منشا نے ایکسائٹیڈ ہو کر کہا تو منام اسے گھر کر رہ گئی. کوئی ضرورت نہیں, ہم اب بچیاں تھوڑی ہیں. منام نے ٹال دیا.
मनाम भी कभी घोड़े पर नहीं बैठी थी, वो शुरू से डरती थी, बल्कि एक दफा जब वो 11 बरस की थी तो शिफान ने जबरदस्ती उसे घोड़े पर सवार कर दिया था और फिर अलामान जो इस लड़की ने शोर डाला था, शिफान को अपने गुनाह बख्शवाने पड़ गए थे। वैसे मिशी, घोड़े ने तुम्हें देखकर ही दौड़ लगा देनी है, शिफान ने मंशा की बात पर हंसते हुए कहा। दफा हो जाओ। मंशा चिड़ी तो शिफान कहका लगाया। अच्छा चलो यार, कौन आइसक्रीम खाते हैं। माज भी आ गया तो सब आइसक्रीम खाने के लिए वापस स्टॉल्स की तरफ चल दिए। कुर्सियों पर बैठने की जगह न थी, इसलिए वो पांचों झील के करीब जाकर खड़े हुए। तेज हवा की वजह से मुनाम का दुपट्टा उड़ता जा रहा था, जिसे वो एक हाथ से सेट करने की तगदूद में लगी थी। दूसरे हाथ में आइसक्रीम थी। उसने शुक्र किया कि बाल फ्रंट चोटी में बंधे थे, वरना अगर खुले होते तो मन्नू मैडम अब तक भूतनी बन गई होती। हवा का एक तेज झोंका आया और मुनाम का दायां पल्लू उड़कर दाएं तरफ रेलिंग पर झुके शिफान के कंधे पर जा पड़ा। शिफान ने चौंक कर अपने कंधे पर मौजूद पल्लू को देखा और मुनाम के खींचने से पहले बड़ी नरमी से पल्लू अपने कंधे से हटाकर उसके पीछे खड़ा हुआ। ऐसे कि पीछे के हजूम की नजरों से मुनाम बिल्कुल छुप गई। रुको जरा। शिफान ने पीछे से दोनों पल्लू पकड़कर हल्की सी गिरा लगा दी। अब ठीक है, और खुद मुतमईन होकर वापस दाऊद की तरफ मुतवज्जो हो गया। अब दुपट्टा पूरी तरह से उसे कवर किए हुए था और अब उड़ भी नहीं रहा था। मुनाम कितनी देर गहरी नजरों से उसे देखती रही। जो दूसरी तरफ मुतवज्जो था, दिल में कुछ पिघलता महसूस हुआ। जरूर उस दिन कोई डंडा सर पे लगा होगा, सोचकर खुद ही शरारत से मुस्कुरा दी और अपनी पिघलती आइसक्रीम खाने लगी। आइसक्रीम के बाद उन्होंने झील में तैरती कश्ती की सैर के लिए टिकटें ली और जरा रश कम होते ही एक कश्ती में सवार हुए। दाऊद और शिफान आगे थे, पीछे माज भी फौरन चढ़ गया, लेकिन मंशा ने जैसे ही एक कदम रखा, पानी में खड़ी कश्ती ने हल्की सी हरकत की। आह मम्मा, मंशा की चीख निकली, जिस पर हंसते हुए दाऊद ने फटाफट आगे बढ़कर बहन का हाथ पकड़ा और कश्ती में बिठाया। कोई मुझे तो हाथ दो। पीछे मुनाम रह गई तो उसने कहा, जिस पर दाऊद ने उसे तंग किया। नहीं देते, खड़ी रहो वहीं। शिफान आगे बढ़ने लगा, जिसे दाऊद ने रोक दिया और हंसकर कहने लगा, जिस पर मुनाम की तेवरी चढ़ गई। आ जाएं आप ही। शिफान की दोबारा आगे बढ़ने से पहले ही मास ने अपनी खिदमात पेश की। सब बैठ गए तो कश्ती वाले ने कश्ती स्टार्ट की और चारों तरफ घुमाने लगा। थोड़े से फासले पर एक जगह बहुत सी सफेद रंग की बतखें थीं, जो हमेशा मुनाम की तवज्जो खींच लेती थी। अब भी वो उनके करीब जाकर मुस्कुराकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। जब क्लिक की आवाज पर वो चौंकी। शिफान हाथ में कैमरे पकड़े इस खूबसूरत मंजर को कैद कर चुका था, जिसमें वो मुस्कुराकर बतखों को हाथ लगाने की कोशिश कर रही थी। हवा के बाइस शिफान के बाल माथे पर बिखरे थे, जिन्हें उसने सेट करने की कोशिश नहीं की थी। मुनाम ने वापस गर्दन मोड़ी तो वो बतखें काफी दूर रह गई थीं। सब बहुत इंजॉय कर रहे थे। मास तो बहुत ही एक्साइटेड था। कश्ती पूरी झील में 2 चक्कर लगाकर वापस किनारे पर रुकी तो बारी बारी सब उतरने लगे। माज ने सबसे पहले छलांग लगाई और दाऊद ने बाहर निकलकर मंशा का हाथ थामा। शिफान अभी कदम बाहर निकालने ही लगा था कि एक हाथ ने पीछे से बड़ी दुरुस्तगी से उसकी शर्ट का कॉलर थामा, साथ ही चीख भी बरामद हुई। शिफान ने सरस से मुड़कर मुनाम का अपनी शर्ट को दबोचने वाला बाजू कोहनी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो मुनाम का सर उसके सीने से आ लगा। दोनों ने गहरे गहरे सांस लिए। दोनों के इकट्ठे खड़े होने के बाइस कश्ती जरा जोर से हिली थी, जिसकी वजह से मुनाम पीछे पानी में गिरने लगी थी, लेकिन बर वक्त शिफान का कॉलर पकड़ते हुए उसने खुद को बचाया। शिफान ने एहतियात से उसे बाहर निकाला। मन्नू, तुम ठीक हो यार? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मंशा ने उसका हाथ पकड़ा। अच्छा चलो, मामू लोग इंतजार कर रहे होंगे, मंशा कहकर आगे बढ़ गई। मुनाम भी उसके पीछे जाने लगी जब बेअख्तियार सी नजर शिफान पर पड़ी, जिसकी सुर्ख आंखों से एक बेअख्तियार सा आंसू निकला। मुनाम यकदम साख्त हुई, लेकिन वो फौरन नजरें फेर गया। मुनाम फौरन वहां से निकली। दाऊद की नजरों से भी ये मंजर छुपा नहीं था। दाऊद ने शिफान के कंधे पर हाथ रखा। टेक इट इजी ब्रो, सब ठीक है। शिफान की नजरें पानी पर टिकी थीं। शिफान ने बेध्यानी से कहा। तो कब बात कर रहा है घर वालों से? दाऊद ने कनखियों से उसे देखते कहा। किस बारे में? शिफान अनजान बना। तू मुझे डफर समझता है, दाऊद ने नाराजगी से कहा। समझने की जरूरत है। वो अब संभल गया था, वहां से जाने लगा तो दाऊद ने कोहनी से पकड़कर उसे वापस खींचा। शिफान अहमद, आप कल ही मामू और मामी से बात कर रहे हैं, इससे पहले कि मनाम रऊफ के बच्चे मामू मामू कहते आपसे लिपट जाएं। दाऊद ने डराना चाहा, जिस पर वो उसे घुरकर रह गया। बको मत। शिफान को सोचने लगा, मैं डायरेक्ट अपने फादर साहब से तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता। एक तो जालिम पहनते ही बड़ी सख्त चप्पलें हैं। शिफान ने मजलूम सी शक्ल बनाई तो दाऊद की हंसी निकली। अच्छा, फिर इनडायरेक्ट इन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। दाऊद ने मुस्कुराकर अबरू चुकाए तो शिफान को तजस्सुस हुआ। वो कैसे? दाऊद ने उसके कंधे पर बाजू दराज किया। गजल आंटी। शिफान बेख्तियार मुस्कुरा दिया कि अब तो काम बन गया, गजल तक बात पहुंच जाएगी, वो खुद ही संभाल लेगी। पर ये ख्याल पहले उसे क्यों नहीं आया? वैसे कोई इनकार का जवाब ही नहीं बनता था, लेकिन फिर भी वो बहुत अरसे से किसी से इस बारे में बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन साथ ही साथ वो जब किसी को मनाम के शादी का जिक्र करते सुनता तो ये फिक्र खाती कि आखिर वो कब बरसरे रोजगार होगा, कब अपने पैरों पर खड़ा होगा और चाचू से मन्नू का हाथ मांगेगा। अगर इससे पहले उन्होंने मनाम का हाथ किसी और को दे दिया तो
لیکن اب بات کرنی ہی تھی ہر حال میں، اور اس معاملے میں غزل ہی بہتر تھی۔ ہیلو گائز، کیا حال چال ہیں؟ شفان گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا کیمرہ سیٹ کیے ولاگ شروع کر چکا تھا۔ میں اس وقت سخت نیند میں ہوں، اگر کہیں ادھر ادھر نکل جاؤں تو معذرت۔ ابھی صبح کے 7:45 ہیں، اور فادر صاحب اتنی صبح اٹھا کر لائے بھی کہاں ہیں؟ مطلب میں اتنی صبح اس کے لیے اٹھایا گیا ہوں؟ ناانصافی ہے یار، اس نے جمائی روکتے ہوئے بیک کیمرہ آن کر کے آس پاس دکھایا، جہاں ایک بڑے سے کچے میدان میں بکرا منڈی لگی تھی۔ جو تھوڑا سا ناشتہ کیا ہوا ہے نا، وہ تو یہیں نکل جائے گا، لیکن خیر اب آ ہی گیا تھا تو سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے چلوں۔ کافی وقت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی نا، تو آج ایک چھوٹا سا ولاگ پیش خدمت ہے ود دیز بکرے اینڈ لیلے۔ شفان ہنس کر کہتا بونٹ سے اترا اور منڈی کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی بڑی کناتیں لگا کر سارے کو کور کیا گیا تھا۔ گھٹنوں تک آتے شارٹس پر آدھی آستین والی ٹی شرٹ پہنے، پیروں میں پرانی سی ہوائی چپل ڈالے، بکھرے بالوں اور نیند سے خمار آلود آنکھوں کے ساتھ وہ کیمرہ پکڑے ولاگ بنا رہا تھا۔ داؤد کا حلیہ بھی اسے کچھ الگ نہ تھا۔ احمد صاحب اور رؤف صاحب جانور دیکھتے بیوپاریوں سے ان کے دام کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ چلو ذرا آگے بھی دیکھ لیں۔ احمد صاحب جو بکرا دیکھ رہے تھے وہ ذرا کمزور سا تھا، اس لیے آگے بڑھ گئے۔ ایک بیوپاری کے پاس رک کر اس کے جانور کا جائزہ لینے لگے۔ رؤف صاحب نے اس بکرے کا منہ کھول کر اس کے دانتوں کا جائزہ لیا۔ چھی، اس نے برش نہیں کیا۔ شفان نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو تینوں سر نفی میں ہلا گئے۔ ٹھنڈی تھی، انتہائی ٹھنڈی، داؤد نے اس کے مذاق پر کہا تو اس نے دانتوں کی نمائش کی جب اچانک اچھل کر آگے کو گرنے لگا۔ داؤد نے سر سے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ اوئے میرے بھائی، میں نے تیری بندی چھیڑی ہے کیا؟ شفان نے مڑ کر پیچھے ٹکر مارنے والے دمبے کو دیکھا جسے اب اس کا مالک قابو کر چکا تھا۔ دمبے کے مالک نے معذرت کی، کوئی بات نہیں، بس اسے باندھ کے رکھا کرو ورنہ یہ جتنا غسیلا ہے کسی کی کمر توڑے گا ایک دن، شفان نے کہا تو وہ اسے لے گیا۔ ویسے آج کا ولاگ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد صاحب اور رؤف صاحب دو ہٹے کٹے بکرے پسند کر چکے تھے، انہیں پکڑا کر دونوں بھائی آگے نکل گئے۔ دھیان سے پکڑ، اگر چھوٹا نہ تو بیٹا تیری ساری جائیداد بیچ کے بھی اس پیسے پورے نہیں ہونے، شفان نے دونوں بکرے اسے پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ اسے خفگی سے دیکھنے لگا۔ احمد اور رؤف دونوں اب کسی اور بیوپاری سے دام پر بحث کر رہے تھے۔ شفان اپنے ولاگ جاری رکھے ہوئے تھا جبکہ بکروں نے داؤد کو نچایا ہوا تھا۔ دونوں بکرے رسی چھڑا کر بھاگنے کی پوری کوشش میں تھے جب رؤف صاحب نے اسے اس مشکل سے نکالا اور ایک بکرے کی رسی خود پکڑ لی۔ یار بڑے ہی اترے ہیں یہ دونوں، شفان نے بکروں کو دیکھ کر کہا جو ابھی بھی بھاگنے کی تگدد میں تھے۔ تم پر چلے گئے ہیں بیچارے، رؤف صاحب نے مسکراہٹ دبا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئے بغیر داد وصول کرنے کے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکا، پھر ایک بکرے کی گردن میں بازو ڈالا۔ یار مجھ سے اچھے تو یہ نکلے، کم از کم میرے گھر میں ان کی عزت تو ہوگی، میری تو ہونی نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں قربانی کا بکرا ہوں اور ہر سال آنے والے بکرے میرے گھر کی لاڈلی اولاد، شفان نے افسردگی سے کہا تو داؤد ہنس دیا۔ واہ قسمت، شفان نے اپنے نظر آنے والے آنسو پونچھے۔ دو بکرے اور ایک بکری لے کر چاروں منڈی سے نکل آئے۔ شفان اس رکشے والے سے بات کرو اور انہیں احتیاط سے چڑھانا رکشے میں۔ احمد صاحب حکم دے کر گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ شفان نے اپنا کیمرہ رؤف صاحب کے حوالے کر دیا۔ اب لوڈر رکشے والے سے بات کر کے ایڈریس سمجھایا اور پھر بکروں کو سوار کرنے لگے۔ داؤد رکشے کے اوپر چڑھ کر کھڑا ہوا تھا اور شفان نیچے سے زور لگا کر بکروں کو سوار کر رہا تھا۔ جب تیسرے بکرے کو اوپر چڑھاتے ہوئے اسے اپنے پاؤں پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا اور یہیں شفان کی بس ہو گئی۔ ابے یار، یہ میرا پاؤں ہے، تیرا ٹوائلٹ نہیں جو یہیں شروع ہو گیا، تھوڑا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا؟ داؤد اس کی حالت دیکھ کر گردن پیچھے پھینک کر ہنستا چلا گیا تو شفان نے ہاتھ کھول کر اسے 5 انگلیاں دکھائیں۔ رکشے والے کو بھیج کر وہ منہ بناتا ایک طرف بڑھ گیا جہاں چھوٹا سا نل لگا تھا۔ پتہ نہیں کس کالی بلی نے رستہ کلمہ پڑھ کر پاؤں دھوتے وہ اپنی ہی بات پر چونکا اور پھر بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ رات کو ہی وہ خواب میں منام کو دیکھ چکا تھا۔ کالی بلی کافی عرصے سے وہ روز رات کو اسے خواب میں دیکھتا تھا، شاید وہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی یا شاید رات سونے سے پہلے وہ اس البم کا دیدار کر کے سوتا تھا، اسی لیے۔ آخرکار چاند رات بھی آن پہنچی تھی اور اپنے ساتھ رونقیں بھی خوب لائی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ گھر کی بڑی خواتین کچن میں مصروف عید پر آنے والے مہمانوں کے لیے کباب، سموسے، رول وغیرہ بنا رہی تھیں اور فریز کر رہی تھیں۔ ساتھ ساتھ سب بچوں کو اپنے کام نپٹانے کی تاکید بھی جاری تھی۔ دونوں لڑکیوں نے صبح سے کام اور تیاریوں کا شور مچایا ہوا تھا لیکن ان کے کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ شفان، کون مہندی لا تو جلدی، منشا نے کمرے سے ہانک لگائی۔ شفان، یہ میرا دوپٹہ لیتے جانا، پیکو کرواتے آنا۔ منام نے سیڑھیاں اترتے دوپٹہ شاپر میں ڈال کر شفان کی طرف اچھالا جو لانج کے صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ شفان احمد کچن کی چوکھٹ پر کھڑی، غزل نے ابھی نام ہی لیا تھا کہ وہ چیخ پڑا۔ بس وہ تینوں لڑکیاں ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کچر سمجھ لیا ہے کیا؟ بس دوڑائی جا رہی ہیں۔ صبح سے بازار کے 1000 چکر لگوا چکا ہوں اور لیکن ان میڈموں کے کام شیطان کی آنت ہو گئے ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کسی نے روٹی بھی پوچھی ہے اس غریب کے بال سے؟
और एक मेरी माँ हजूर हैं, सुभान अल्लाह। मेहमानों के लिए 10-10 किस्म के खाने बना लिए हैं, जैसे इनके यहाँ तो फाके होते हैं, लेकिन अपने बेटे की फिक्र नहीं। वो तो जैसे फट पड़ा था, सब भौंक बने उसे देख रहे थे। लाउंज के दरवाजे से दाखिल होते दाऊद की हंसी छूट गई, जो अभी सैलून से आ रहा था। कमीने हंस ले तो खुद तो मेहमान का टैग गले का हार बना के सुबह से आराम कर रहा है, और मैं सारे जहां में पागलों की तरह बाइक दौड़ाए फिर रहा हूँ। अभी तक मैं अपने बाल तक नहीं कटवा सका, और ये जनाब फेशियल तक करवा चुके। दाऊद होंठ भींच कर हंसी दबाने की नाकाम सी कोशिश की। अच्छा तुम बैठो और खाना खाओ। गुस्सा नहीं करो, अब ईद के दिन है, काम तो होते ही हैं। चलो खाना खा लो, बाकी मैं खुद निपटा लूंगी। गजल ने उसे शांत किया। नहीं खाना मैंने, भूख मर गई है मेरी। वो अभी भी खफा था और सच्चा भी तो था। अब तो खाओगे ना? गजल ने शिफान के कान में सरगोशी की तो उसने घुरकर अपनी खाला को देखा, जो मुस्कुराहट दबाए अबरूज गाए उसे ही देख रही थी। गजल कुछ मिनट पहले ही शिफान के गुस्से के दौरान मनाम को खाना गर्म करके लाने का इशारा कर चुकी थी। मनाम ने उसके सामने खाना रखा। खाना खा के मेरा दुपट्टा पीको करवा देना। अच्छा, याद से। अभी वो लुकमा मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मनाम की बात पर उसका हाथ वहीं रुक गया। तुम्हारे इसी दुपट्टे को फंदा बना के पंखे से लटक जाऊंगा, फिर करवाती फिरना पीको मेरे स्वयं के लिए। जलकर कहा तो साथ बैठी गजल ने कमर पर एक चिप्त रसीद की। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो, लेकिन शिफान ने उस पर ध्यान ना दिया। उसकी नजरें तो कहीं और ही जम गई थी, जहां उसकी बात पर मनाम की आंखों में तकलीफ का तासुर आया था। अपने अंदर की हालत को छुपाने की खातिर तुड़क कर बोली, शक्ल अच्छी होगी तो बात भी अच्छी करेगा, कहकर नाराजगी से उसे घूरती स्टोर रूम में घुस गई। शिफान के चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट आई। रोबत से खाना खाते हुए गजल से सरसरी सा पूछने लगा, आपने बात की मम्मा से? गजल नाखूनों पर नील पेंट लगाते कहने लगी, हाँ कर ली बात, लेकिन रिजल्ट तुम्हें कल सुबह पता चलेगा। अब देखते हैं तुम्हें इस ईद पर कैसी ईदी मिलती है। शिफान ने उसके तासरा जांचने चाहे, लेकिन कामयाब ना हो सका। आपको क्या लगता है? फिर सवाल किया। मैं कुछ कह नहीं सकती फिलहाल, गजल कहकर उठ गई। अब उसे बेताबी से अगली सुबह का इंतजार था। ईद का सूरज चढ़ा तो हर घर में गहमा गहमी बढ़ गई। मर्द हजरात ईद नमाज के लिए निकल गए। खवातीन ने फिर से किचन संभाल लिया, जबकि बच्चे अपनी तैयारियों में लग गए। ईद नमाज के बाद कसाईयों की आमद शुरू हुई तो सबकी मसरूफियत बढ़ गई। इसी तरह सखावत मंजिल में भी नमाज के फौरन बाद कसाई आ गए। कसाई ने कुर्बानी की तो अहमद साहब और रऊफ साहब ने गोश्त के हिस्से बनाए, जो वो हमेशा से दोनों भाई खुद बनाया करते थे। फिर बारी आई घर घर जाकर गोश्त देने की, तो शिफान और दाऊद की दौड़े लग गई। इस दौरान मेहमानों का आना जाना भी लगा रहा। खवातीन बस खातिरदारी में ही लगी रहीं। आखिरकार सब दोपहर के 3-4 बजे फारग हुए तो दोपहर का खाना खाया गया। उसके बाद चाय का दौर चला तो सब लाउंज में जमा हो गए। चाय के साथ साथ गपशप भी जारी थी। सब बड़े छोटे ईद के कपड़ों में तैयार श्यार मौजूद थे। अरे आप सबने हमें ईदी नहीं देनी? अचानक याद आने पर मुनाम ने कहा, बड़ी ईद पर कोई ईदी नहीं होती। रऊफ साहब ने साफ दामन बचाया। अब ये किसी किताब में लिखा है, और किसने लिखी है ऐसी बेकार किताब? मुनाम ने खुबगी से दिखाई। मैंने, उन्होंने सीना चढ़ करके कहा। पापा? मुनाम ने मुंह बनाया तो वो हंस दिया। अच्छा आओ भाई सारे ये लो। उन्होंने बारी बारी सब बच्चों की ईदी दी। बड़े पापा आपसे तो मैं डबल लूंगी। मुनाम अब अहमद साहब के साथ टिक गई। और वो क्यों भाई? उन्होंने अबरूज गाए, क्योंकि आप पापा से बड़े हैं। मुनाम ने मुस्कुराहट दबाकर कहा, ये तो ज्यादती है फिर। चलो खैर, आखिरकार उन्हें भी अपनी जेब हल्की करनी पड़ी। उन्होंने शिफान को छोड़ के सबको ईदी दी तो शिफान का मुंह खुल गया। बाबा मैं आप ही का बेटा हूँ, जरा गौर से देखें। उनके सामने खड़े होकर कमर पर हाथ जमाए कहने लगा, हाँ पता है बरखुरदार, मैं अपनी इतनी बड़ी गलती कैसे भूल सकता हूँ। वो भी शिफान के फादर साहब थे। उन्होंने शिफान की तरफ इशारा करके हंसते हुए कहा तो वो मजीद खफा हुआ। भाई 5 फुट 7 इंच की ईदी हमने तुम्हें दी है, और क्या चाहिए? हाँ। उन्होंने उसे साथ बैठने का इशारा किया और कंधे पर हाथ रखकर शरारत से कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। आज सुबह ही तो ये खुशखबरी मिली थी कि सब इस रिश्ते पर राजी हैं, बल्कि 2-3 हफ्ते बाद ही निकाह भी कर दिया जाएगा। फिर जब पढ़ाई से फारिग होंगे तो शादी का सोचेंगे। शिफान के पैर तो आज जमीन पर टिक नहीं रहे थे। शिफान ने सामने मनीषा से बात करती मन्नू को अपनी गहरी नजरों के हिसार में लिया, जो ब्राउन कलर के टुकनों तक आते फ्रॉक के साथ गुलाबी चूड़ीदार और गुलाबी ही दुपट्टे में, आंखों पर मस्कारा और होंठों पर नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाए, कलाइयों में शिफान की पसंद की हुई चूड़ियां पहने, बालों की ऊंची पूनी बनाए, आज सीधा शिफान के दिल की वेयरिंग हिला रही थी। कुछ नए रिश्ते की खुशी भी थी, वो आज पहले से ज्यादा खिल रही थी। शिफान के खुद भी ग्रे शलवार कमीज और ब्राउन खेड़ी में टोर ही अलग थी। बाल आज पीछे को सेट किए गए थे। आंखों की अलोही चमक मजीद बढ़ गई थी। मन्नू तुम शिफान से ईदी नहीं मांगोगी? मनीषा ने मुस्कुराहट दबाकर पूछा तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट नमदार हुई, जबकि मुनाम खुशिया गई और ख्वामख्वा मोबाइल पर लग गई। अरे शिफान तुम ही दे दो ईदी हमारी मन्नू को। अब की बार मनीषा ने शिफान को मुखातिब किया तो शिफान, जो मन्नू के चेहरे पर आते रंग देख रहा था, फौरन जेब से वॉलेट निकालकर मुनाम के सामने टेबल पर रख दिया। सबने शरारत से ओ हो कहा, लो जी मेरा बेटा तो गया मेरे हाथ से।
शहनाज बेगम ने भी शरारत से कहा तो सब हंस पड़े। मनाम जानबूझकर इग्नोर करती रही। एक पल को दिल ने कहा, मन्नू छोड़ सारी शर्म, ये वॉलेट इतनी मुश्किल से हाथ आया है, लेकिन फिर जब्त करके बैठी रही। यार मन्नू अब नखरे ना दिखाओ, उठा लो ना, दोनों बहनें बांट लेंगी। मंशा ने गुस्साया तो वो उसे घूर कर रह गई। शहनाज बेगम ने शिफान के वॉलेट से ही 100 के 3-4 नोट निकालकर मनाम के सर पर वारे। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। उसके गुलाबी पड़ते चेहरे को दोनों हाथों में लेकर हम माथे पर बोसा दिया। शिफान चलो अब हमारी मन्नू की अच्छी अच्छी तस्वीरें लो अपने कैमरे में। मंशा ने नया शोशा छोड़ा। इनकी तस्वीर तो हमारे दिल में महफूज है। शिफान की ये बात सिर्फ मनाम ही समझ सकती थी, क्योंकि वो फारसी में बोला था, जिस पर उसका दिल तेजी से धड़का था। मासू जैसे इसी इंतजार में बैठा था, फौरन शिफान के कमरे से कैमरा उठा लाया। ये ले भाई, मेरी भी बहुत सारी पिक्स बनानी है। शिफान हंस दिया। आज वो सब लॉन में बनाते हैं, डे लाइट में अच्छी आएंगी। सब यंग पार्टी लॉन में आई तो दाऊद ने सरस से शिफान के हाथ से कैमरा झपट लिया। एक कपल क्लिक तो होनी चाहिए, क्यों मंशा? दाऊद ने मुस्कुराकर कहते मंशा से ताईद चाहिए। हाँ ना, बिल्कुल। वो भी मन्नू को तंग करने के गढ़ से फौरन बोली, मारना खा लेना। मनाम ने उसे धमकाना चाहा। इतने में शिफान मुस्कुराता हुआ उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ तो मनाम का दिल जोर से धड़का। नए रिश्ते का एजाज था कि वो हर वक्त शिफान से लड़ने झगड़ने वाली आज उसके सामने यूं घबरा रही थी। कुछ शिफान की आंखों में अपने लिए मोहब्बत और चाहत के रंग देखकर भी उसकी जुबान गेंग थी। सुबह ही दाऊद ने सारे राज अफशा किए थे, जिस पर वो साख्त रह गई थी। दाऊद के इशारे पर शिफान बिल्कुल उसके करीब हुआ तो वो नामहसूस अंदाज में दूसरी तरफ खिसकी, जिस पर शिफान की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो भी शिफान अहमद था। फिर उसके करीब हुआ तो मनाम ने उसे घुरी से नवाजा, जिस पर वो उसे देखता ढिठाई से मुस्कुरा दिया। दोनों की नजरें मिली और उसी पल दाऊद ने तस्वीर खींची। शिफान ने जरा सा झुककर उसके कान में सरगोशी की। हर अक्स कामिल बाशमा, तुमसे मुकम्मल है हर तस्वीर। मन्नू के गाल यकदम दहके और वो नजर मिलाए बगैर मंशा की तरफ बढ़ गई। सखावत मंजिल पूरी तरह जर्द बत्तियों में जगमगा रहा था। बाहर से ही अंदर की खुशियों और रौनकों का पता चलता था। यूं भी सखावत मंजिल की पहली खुशी थी। सखावत मंजिल के मेन गेट से अंदर जाओ तो यूं लगता है जैसे खूबसूरत रंगों बो का सैलाब उमड़ आया हो। हर तरफ कहके और खुशियां थीं। गुलाब के फूलों की महक पूरे लॉन में फैली थी। पूरा लॉन फूलों और लाइटों से सजाया गया था। बिल्कुल सामने स्टेज बना था, जिसके पीछे आर्टिफिशियल गुलाबी और लाल फूलों की सजावट की गई थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत डिजाइन का सोफा रखा था। सोफे के दाएं बाएं एक एक कुर्सी थी। सारा फर्नीचर ऑफ व्हाइट कलर का था। चंद करीबी मेहमान आ चुके थे। कोई लॉन में मौजूद कुर्सियों पर बैठा था तो कोई लॉन्च में विराजमान था। बच्चे सारे घर में उधम मचाए हुए थे। मर्द हजरात जो आए थे वो अभी फिलहाल ड्राइंग रूम में बैठे थे। अहमद साहब और राउफ साहब भी वहीं मौजूद थे। दोनों भाई हल्के रंगों की बोस्की के शलवार सूट पर वास्किट पहने दिल में अपने बच्चों की खुशियों की दुआएं लिए आज खुद बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। लॉन्ज में औरतों का रश था। शोर शराबा अलग मचा था। किसी को अपनी तैयारी की फिक्र थी तो किसी की गॉसिप्स खत्म होने में नहीं आ रही थी। अक्सर के तो बच्चों ने ही इन्हें तिगनी का नाच नचाया हुआ था। खवातीन के साथ लॉन्ज में तस्नीम बेगम मौजूद थीं, जो अपनी कजन यानी जिशान की अम्मी के साथ नहवे गुफ्तगू थीं और साथ हर आने वाले से मुबारकबाद भी वसूल कर रही थी। ऐसे में शहनाज बेगम जल्दी जल्दी कमरे से निकली। काम वाले रेशमी जोड़ी में हल्के फुल्के मेकअप के साथ रेशमी दुपट्टा शानों पर फैलाए, बालों में परांदा डाले सीधा तस्नीम बेगम के पास आई। अम्मी जी, आपने हार मंगवा लिया था ना? उनके पास झुककर पूछा। हाँ, मैंने शानी को कह दिया था, वो ले आया है, उन्होंने बताया। तो शहनाज बेगम तसल्ली से अपनी भावज की तरफ मुतवज्जो हो गई। उनके दोनों भाई अपने भांजों के फंक्शन के लिए अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। माशाल्लाह भाभी, आप तो बहुत प्यारी और जवान लग रही हैं। लग ही नहीं रहा कि आपके बेटे का निकाह है, शहनाज बेगम की छोटी भावज ने खुशदिली से कहा। तो वो हंस दी। बस इतनी तारीफ करो कि मैं हजम भी कर सकूं, बदहजमी ना हो जाए मुझे, उन्होंने कहा तो सब हंसने लगे। शहनाज बेगम भी वहीं सबके साथ बैठ गई। यूं भी तैयारियां मुकम्मल थी, बस मेहमानों ने इकट्ठा होना था। वहां से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाएं तो पहला कमरा मनाम का आता था, जहां मनाम की कजनों ने सुबह से डेरे डाले हुए थे। मंशा भी वहीं तैयार हो रही थी। पिस्ता कलर के पंजाबी तर्ज के शलवार सूट में हल्के मेकअप में, कानों में झुमके डाले, माथे पर दरमियानी साइज का टीका लगाए, कलाइयों में चूड़ियां भरे, वो बहुत प्यारी लग रही थी। पूरे कमरे में लड़कियों की ज्वेलरी और मेकअप बिखरा था, जो वो साथ साथ समेटने की कोशिश भी कर रही थी, मगर वो था कि समेटने में नहीं आ रहा था। मनाम गजल के साथ पार्लर गई हुई थी, जिन्हें लेने के लिए जिशान रवाना हो चुका था। दीवार के पार शिफान का कमरा था। वहां भी हंगामा मचा था, लेकिन कुछ अलग नोयत का। शिफान ऑफ व्हाइट कलर के शलवार सूट पर व्हाइट वास्किट पहने हुए था, जिसके कॉलर और नीचे किनारों पर सुनहरी रंग की कढ़ाई हुई थी। आंखों की चमक में इजाफा हुआ था। बाल बाईं तरफ सेट किए वो मुकम्मल तैयार था। बस अपनी दुल्हन के आने की घड़ियां गिन रहा था और साथ साथ अपने कैमरे पर कब्जा किए
अपने कजनों और दोस्तों को भी घूरता जो तस्वीरें कम बना रहे थे और एक दूसरे से लड़ ज्यादा रहे थे। कोई कहता कि मेरी भी कोई तस्वीर बना दे, तो किसी ने शोर डाला हुआ था कि मेरी तस्वीर अच्छी नहीं है, ये दोबारा बनाओ। अब मुझ गरीब को भी एक आध तस्वीर बना लेने दो, दुल्हा मैं हूँ, शिफान ने तंग आकर गुस्से से कहा। तो सबने एक लम्हा मुड़कर उसे देखा जो तपा बैठा था, फिर से अपने शुगल में मसरूफ हो गए। शिफान ने दांत भींचे लान दी। इतने में शहनाज बेगम कमरे में आई। चलो भाई बच्चों, सब नीचे आ जाओ, ढोलकी वाला आ गया है और मेहमान भी इकट्ठे हो गए हैं, कोई रौनक शौनक लगाओ, चलो शाबाश। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। क्यों नहीं आंटी, हमारे यार की शादी है, आज तो फट्टे चक देने हैं, आहल ने जोश से कहा। बस भाई, अपने पट्ठों का ख्याल रखना, दाऊद ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो सब हंस दिए। आपा आ जाएं, अब अहमद भाई बुला रहे हैं, मन्नू भी आ गई है, महनाज बेगम ने कमरे में आते बताया। तो बेसाख्ता शिफान मुस्कुरा दिया। महनाज बेगम भी काम वाले शलवार सूट में बालों का जूड़ा बनाए, उसमें गजरे लगाए तैयार श्यार थीं। दोनों बहनें बहुत ग्रेसफुल लग रही थीं, माशाल्लाह सदके जाऊं। महनाज बेगम ने आगे बढ़कर शिफान को प्यार दिया तो वो उनका बेटा ही तो था। दोनों भाइयों और बहनों ने कभी एक दूसरे के बच्चों में जरा सा भी फर्क नहीं रखा था। चलो भाई, वरना तुम्हारे फादर साहब आज के दिन तुम्हारी छितर परेड ही ना कर दें। आज तो उन्होंने पहनी भी खेड़ी है, शहनाज बेगम ने हंसते हुए कहा। तो सब लड़के पहले नीचे भाग गए। उनके पीछे शहनाज बेगम और महनाज बेगम दोनों के साथ दुल्हा मियां नीचे आए तो सबसे पहले अपनी नानी से मिले। तस्नीम बेगम ने नोटों का हार उसे पहनाया और फिर सब लॉन की तरफ निकल गए। ढोलियों ने सबको जोश दिलाया हुआ था। सब लड़कों और मर्द हजरात ने खूब झूमर डाली। सबने अहमद साहब और रऊफ साहब को भी साथ मिलाया। बड़े मर्द हटे तो लड़कों ने भंगड़े डाले। आहल और दाऊद ने शिफान को भी साथ घसीटा। सब लड़कों के दरमियान उसने भी भंगड़े डाले। लड़कों ने मिलकर उसे ऊपर उठाया और खूब होटिंग की। उसके बाद वो अपने माँ बाप, नानी, चचा और आनी के साथ स्टेज तक आया। लाउंज के दरवाजे से स्टेज तक लड़कियों ने शिफान का फूलों से इस्तकबाल किया। वो स्टेज पर बैठ गया तो रऊफ साहब और महनाज बेगम ऊपर मनाम के कमरे में आ गए, जो कुछ देर पहले ही पार्लर से आई थी। मेरा बेटा तैयार है, रऊफ साहब ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। जी पापा। उसने हल्की सी मुस्कुराहट से उन्हें देखा। मेरी बेटी अब हमेशा मेरे पास रहेगी, ये बात ही मेरे लिए सुकून के लिए काफी है, उन्होंने हंसते हुए कहा। मेरा बच्चा नजर ना लगे, माशाअल्लाह। महनाज बेगम ने अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखा तो उनकी आंखें भर आईं। पापा मम्मा ठीक तो है ना, आज इतना प्यार कर रही हैं मुझे, उसने ताज्जुब से रऊफ साहब को देखकर पूछा तो वो कहका लगा गए। बदतमीज। और हाँ, निकाह है तुम्हारा, चुप करके बैठना, ज्यादा जुबान ना चलाना। वो वापस अपनी टोन में आई तो मनाम हंस दी। अब लगी है ना मेरी मम्मा, माँ के सीने से लग गई तो उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी। वो अपने मम्मा पापा के हाथ पकड़े लॉन में आई तो लड़कियों ने उसकी राहों में फूल डाले और सामने खड़े शिफान अहमद ने तो पलकें ही बिछा दी। ऑफ वाइट कलर के भारी काम वाले गरारे और उसी रंग के घुटनों से जरा ऊंची कमीज में लाल रंग का हैवी दुपट्टा सर पर टिकाए, गले में 9 लखा हार, कानों में बड़े बड़े झुमके, कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियां पहने, मांग टीका सजाए, पैरों में लाल रंग के खुसे, थोड़े से डार्क मेकअप में पलकें झुकाए, सहज सहज कर चलती आज शिफान के दिल की दुनिया हिला गई थी। इस रूप में उसने पहली बार उसे देखा था और क्या क़यामत था ये रूप। शिफान को आज अंदाजा हुआ था। स्टेज के करीब आई तो शिफान ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामा और अपने साथ स्टेज पर बिठाया। मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। मनाम के आते ही निकाह शुरू करवाया गया। दोनों के वालिदैन स्टेज पर मौजूद थे। गजल, ज़ीशान, दाऊद और मंशा वहीं स्टेज के पास नीचे खड़े थे। दाऊद के हाथ में शिफान का कैमरा था। फोटोग्राफर के होने के बावजूद शिफान ने उसे खास ऑर्डर दिया था कि जब वो दोनों साथ बैठे तो वो उनकी एक अच्छी सी तस्वीर लेकर फौरन निकलवाए और ऊपर उसके साइड दराज में रख दे, बाकी का काम वो खुद कर लेगा। निकाह ख्वाह ने मनाम से इजाबो कबूल किया तो उसने एक लम्हे के लिए अपने पापा को देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर अस्बात में सर हिलाया तो उसने आहिस्ता से कबूल है कह दिया। रऊफ साहब ने निकाह के पेपर्स मनाम को दिए तो उसने मुस्कुराहट दबाकर शिफान को देखा। मुझे एक वादा चाहिए, वो मिनमिनाई तो शिफान ने अबरू झुकाए उसे देखा। कैसा वादा? वो भी मुस्कुराया। वादा करो कि शादी के बाद मुझे नॉवेल्स पढ़ने दोगे और मुझे नॉवेल्स गिफ्ट भी करोगे। बताओ, करोगे तो मैं साइन करूंगी, मनाम ने सरगोशी के अंदाज में कहा। तो शिफान ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया कि ये लड़की यहाँ भी नॉवलों की जान नहीं छोड़ेगी। वादा करता हूँ कि शादी के बाद तुम्हें नॉवेल्स पढ़ने दूंगा और लाकर भी दिया करूंगा। वादा रहा। बड़ी चाहत से वादा किया तो उसने मुस्कुराकर साइन कर दिए। उसके बाद इजाबो कबूल की बारी शिफान की आई तो उसने एक लम्हे की भी देर लगाए बगैर अपनी मन्नू को कबूल किया। निकाह के बाद मुबारकबाद और दुआओं का सिलसिला चला। सबने बारी बारी आकर इन दोनों को दुआएं और प्यार दिया। खाने के बाद दूर दराज के रिश्तेदार रवाना हुए तो घर के लोगों ने वहीं लॉन में महफिल जमाई। स्टेज के सामने ढोलकी रखे, गजल ढोलकी बजाने लगी और सब लड़कियां और घर की खवातीन उसके इर्द गिर्द जमा होकर टप्पे गाने लगी। मर्द हजरात ड्राइंग रूम में जमा हो गए। दाऊद, आहल, माज और इनके मामू के बेटे वहीं ढोलक की महफिल लिए बैठे उल्टे सीधे सुर लगा रहे थे। उसके बाद सब
वहीं बैठकर गपशप करने लगे। रात के 12 बजे तक महफिल बर्खास्त हुई और देखकर अनम ने वहां से उठना चाहा। वो थक गई थी, कमर तक अकड़ चुकी थी। मंशा उसे ऊपर छोड़कर उसके लिए खाना गर्म कराई। मनाम ने खाना खाकर बर्तन मुलाजमा के हाथ वापस भिजवाए और यूं ही बेड पर नींदराज हो गई। तैयारी अभी तक वैसी ही थी। अभी उसने आंखें मूंदी ही थी कि मोबाइल की मैसेज टोन बजी। निकाह मुबारक मन्नू, फाइनली यू आर मनाम, शिफान नाउ। मैसेज शिफान का था, जिसे पढ़ते ही वो मुस्कुरा दी। आरज लाल गुलाल हुए। तुम्हारा गिफ्ट साइड टेबल की पहली दराज में रखा है। दूसरा मैसेज आया तो उसने सरस से दराज खोली। अंदर काले और सुनहरी रंग के एल्बम रखी थी। मनाम ने एल्बम उठाकर खोली। वो मुंह खोले एक एक तस्वीर देख रही थी। उसे अंदाजा ही नहीं था कि शिफान इस तरह इतने सालों से उसकी तस्वीरें महफूज करता आ रहा था। हर तस्वीर के साथ उसकी मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। पागल। आखिर में मन्नू की चांद रात की ईद की और आज की दो तस्वीरें लगी थी और सबसे आखिरी तस्वीर में वो दोनों एक साथ बैठे थे और इस तस्वीर के साथ कुछ लिखा था। आज हर अक्स मुकम्मल हो गया मन्नू। मनाम ने इस सतर पर हाथ फेरा। हर अक्स कामिल बाशमा। मनाम ने फारसी में लिखकर शिफान को पैगाम भेजा। मन दरे इश्क बाशमा हस्तम। शिफान ने जवाबन लिखा तो वो मुस्कुराकर आंखें मूंद गई। उसी पल दरवाजा बजा तो उसने उठकर दरवाजा खोला। शिफान दरवाजे के फ्रेम में हाथ खड़े किए खड़ा था। अपनी नई नई बीवी को देखकर मुस्कुराया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मनाम ने अबरू झुकाए। देखने आया था कि तो तुम्हें गिफ्ट पसंद भी आया कि नहीं। मुस्कुराहट हुनूस कायम थी। इतना बुरा नहीं था, मनाम ने शरारत से कहा। शिफान ने खुबकी से घूरा तो वो खुलकर हंस दी। बहुत प्यारा था, मुझे नहीं पता था तुम मेरी पिक्चर सेव करते हो। मनाम की बात पर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। आप तो खुद हमारे दिल में महफूज हैं, बड़े गंभीर लहजे में कहा तो मनाम के गाल दहके। अच्छा जाओ, अब बड़े बाबा ने देख लिया तो 2 दिन बैठ नहीं पाओगे। अपनी हालत छुपाने को मुस्कुराहट दबाकर कहा तो वो हंस दिया। अरे अब तो सर्टिफिकेट मिल गया है, अब कोई डर नहीं। फादर साहब की जूतियों का, बड़ी दिलेरी से कहा जब अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। तो लो भैया, शिफान मियाँ बिजली की सी तेजी से अपने कमरे में गायब। मनाम उसकी हरकत पर गर्दन पीछे फेंक कर हंस दी।